इवनिंग एस्पिरेंट्स। न्यूज़ टुडे के 18 अगस्त के सेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। आज की प्रमुख खबरों में पहली खबर जुड़ी हुई है वैश्विक प्लास्टिक संधि से। हुआ यूं कि वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई, जिसके चलते यह चर्चा में बनी हुई है। दूसरा, भारत के जल प्रबंधन में समस्याएं हैं और इस प्रकार की बात हमारी संसदीय समिति के द्वारा उजागर की गई है। E20 लागू होने से उपभोक्ताओं में चिंताएं बढ़ गई है। E20 यानी एथेनॉल 20% ब्लेंडिंग का जो टारगेट है वो लागू होने से उपभोक्ताओं में चिंता बढ़ी, जिसके चलते यह न्यूज़ भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। एटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन भी चर्चा में है, क्योंकि इस प्रकार की कुछ रिपोर्ट आई है कि क्लाइमेट चेंज के चलते या मानवीय प्रभावों के चलते ये जो सर्कुलेशन है ये प्रभावित हो रहा है। और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डेवलप किया गया है, जिसके चलते यह खबर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप ध्यान दोगे तो प्रमुख सुर्खियों में जो अधिकांश खबरें हैं वो एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं और दोनों ही मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर 3 से संबंधित है। हाँ, इन खबरों से प्रारंभिक परीक्षा में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर संक्षिप्त सुर्खियों की बात की जाए तो ई जागृति प्लेटफॉर्म चर्चा में रहा, एआरसी यानी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी चर्चा में रही, ऑफ बजट बोरोविंग चर्चा में रही, ऑपरेशन सद्भावना, इस प्रकार की सारी खबरें हैं जो आज हम न्यूज इन ब्रीफ के तहत कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं आज की पहली प्रमुख खबर के साथ। आज की पहली प्रमुख खबर, जैसा अभी हमने देखा था, किससे जुड़ी हुई है? वैश्विक प्लास्टिक संधि से। और मैंने क्या बताया कि यह वैश्विक प्लास्टिक संधि जो कहाँ संपादित हो रही थी? जिनेवा में, वो बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई, जिसके चलते यह संधि अत्यधिक चर्चा में बनी हुई है। आखिर ये वैश्विक प्लास्टिक संधि है क्या? अच्छा, इस संधि का उद्देश्य क्या है? वो क्या कारण रहे जिसके चलते ये संधि बिना किसी सहमति के समाप्त हो गई? और साथ ही क्या प्लास्टिक प्रदूषण की स्थिति है और प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर भारत और संपूर्ण विश्व में अभी कौन से मैकेनिज्म, किस प्रकार की संधियां या कानून कार्य करते हैं, इन सब के बारे में जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक बैकग्राउंड के साथ। 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा या एनवायरमेंटल असेंबली के द्वारा एक प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य था कि वैश्विक स्तर पर कानूनी तौर पर जो प्लास्टिक प्रदूषण है उससे जुड़ी हुई एक बाध्यकारी संधि को लाया जाए, ताकि वैश्विक स्तर पर जो प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, प्लास्टिक पोल्यूशन की समस्या बनी हुई है, इस समस्या का निराकरण हम कर पाए। अच्छा, एक बात ध्यान देने की है कि इस संधि में इस बात पर ध्यान दिया गया कि प्लास्टिक पोल्यूशन की समस्या को हम सिर्फ अंतिम चरण में सॉल्व नहीं करेंगे, यानी हम सिर्फ प्लास्टिक मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं देंगे, अपितु लाइफ साइकिल अप्रोच पर ध्यान देंगे। अर्थात प्लास्टिक के डिजाइन से लेकर डिस्पोजेबल तक, अंतिम स्तर तक, उसे डिस्पोज करने तक, अंतिम स्तर तक, हर एक चरण में हम ये ध्यान देंगे कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को हम कम से कम कर पाए। तो इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर 2022 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली के द्वारा एक प्रस्ताव रखा जाता है कानूनी रूप से बाध्यकारी एक संधि को लागू करने के लिए, और यह संधि प्लास्टिक के संपूर्ण जीवन चक्र के निपटान की बात करती है ना। तो यही सारी बातें हैं जो मैंने बताई। अब इस संधि को लेकर जिनेवा में वार्ता हो रही थी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है INC 5.2 से। INC क्या है? इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी, 5वां सेशन, दूसरी बैठक, है ना। तो ये जो सेशन चल रहा था जिनेवा में, इसका उद्देश्य था कि इस संधि को अपनाने के लिए अंतिम चरण की वार्ता करना, लेकिन अंतिम चरण की वार्ता में कोई सहमति नहीं बनी और ये जो वार्ता थी वो बिना किसी सहमति के ही समाप्त हो गई। अब एक अगला बड़ा प्रश्न कि आखिर ये क्या कारण था, है ना, जिसके चलते ये संधि अपने जो है नतीजे पर पहुंचने में विफल रही। तो देखिए, इस संधि में हम बहुत सारे पक्षों पर बात कर रहे थे। एक पक्ष क्या था कि प्लास्टिक के उत्पादन पर सीमा आरोपित की जाए,
रसायनों पर प्रतिबंध लगाया जाए, साथ ही प्लास्टिक का बेहतर ढंग से जो है मैनेजमेंट करना, है ना, पुनः उपयोग करना, बेहतर डिजाइन करना, ताकि प्लास्टिक पोल्यूशन को हम कम से कम कर पाए। ये संधि इन सभी फ्रंट्स पर बात कर रही थी, लेकिन कुछ राष्ट्रों की कुछ आपत्तियां थी, और जो प्रमुख आपत्ति है वो उन राष्ट्रों से आती है जो प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक राष्ट्र हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, जैसे रशिया हो गया, ईरान। इन सब राष्ट्रों के बहुत सारे कंसर्न थे। कंसर्न्स क्यों थे? क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादक हैं, और हमें पता है कि इन राष्ट्रों में पेट्रोकेमिकल या पेट्रो रसायन इंडस्ट्रीज महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन्हीं इंडस्ट्रीज के लिए प्लास्टिक हेतु कच्चा माल मिलता है। एथिलीन इत्यादि के बारे में सुना होगा, जो प्लास्टिक के निर्माण में कच्चे माल का कार्य करता है। तो अगर वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक उत्पादन पर हम सीमा आरोपित करें, कैप लगाएं, कुछ रसायनों को प्रतिबंधित करें, तो इन राष्ट्रों के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी मांग कम हो जाएगी और इनके आर्थिक हित प्रभावित हो सकते हैं। इन कारणों से इन राष्ट्रों के कुछ रिजर्वेशंस थे, कुछ आपत्तियां रही। भारत के भी अपने कुछ हित थे। भारत के अनुरूप जो है ये व्यवस्था अभी लागू करना थोड़ा सा मुश्किल है, इस तरह से प्रतिबंध लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आर्थिक या तकनीकी प्रकार की मदद का मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है। और यूएस ने भी अपने कुछ कारणों के चलते इस प्रकार की व्यवस्था पर कोई सहमति नहीं जताई। तो प्रमुखतः प्लास्टिक उत्पादन पर सीमा आरोपित करना और कुछ रसायनों को प्रतिबंधित करना, ये ऐसा मामला रहा जिसके चलते राष्ट्रों के बीच कोई आम सहमति नहीं बन पाई, और इसके परिणाम स्वरूप ये संधि अपना अंतिम रूप नहीं ले पाई। तो ये था समग्र ओवरव्यू कि हम क्यों नहीं सहमति बना पाए। अच्छा, एक बात और, इस प्रकार की सहमति ना बनना मल्टीलैटरलिज्म या बहुपक्षवाद के खिलाफ एक जो है, हम कह सकते हैं कि इस पर एक प्रकार का प्रहार कहा गया। क्योंकि देखिए, बहुपक्षवाद मल्टीलैटरलिज्म क्या है? जब 3 या 3 से अधिक राज्य कॉमन मुद्दों पर मिल बैठकर बात करें, समाधान करने की कोशिश करें, तो इसे बहुपक्षवाद कहा जाता है। और इस प्रकार की प्रमुख वैश्विक कोशिशें जब विफल होती हैं तो इसे बहुपक्षवाद की विफलता के तौर पर भी देखा जाता है। अब एक बड़ा प्रश्न कि आखिर प्लास्टिक को लेकर यह संधि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? इसका सीधा सा उत्तर है कि प्लास्टिक प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं, जैसे प्लास्टिक उत्पादन की बात की गई है वैश्विक स्तर पर, तो यह 460 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष से अधिक है। और ये जो प्रति वर्ष प्लास्टिक उत्पादित हो रहा है, उसमें से 20 मिलियन टन प्लास्टिक पर्यावरण में प्रवेश कर रहा है। हम उत्पादन कर रहे हैं बड़ी मात्रा में प्लास्टिक पर्यावरण में प्रवेश कर रहा है, लेकिन ध्यान रहे कि कुल उत्पादित प्लास्टिक का मात्र 9% ही है जो हम रिसाइकल कर पा रहे हैं। ये तो अभी की स्थिति है। अगर भविष्य के अनुमान की बात की जाए तो 2060 तक प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा 3 गुना हो जाएगी। इस प्रकार के अनुमान हमारे सामने आ रहे हैं। और प्लास्टिक प्रदूषण जो है सिर्फ पर्यावरणीय चिंता ही नहीं है, इसका आर्थिक मूल्य भी है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2016 से 2040 के दौरान प्लास्टिक प्रदूषण से होने वाली आर्थिक क्षति का मूल्य 281 ट्रिलियन डॉलर तक हो सकता है। अर्थात प्लास्टिक पोल्यूशन जहां पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, वहीं उसकी आर्थिक क्षति भी हमें देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, ये जो प्लास्टिक पोल्यूशन है, ये मानव जीवन को, हमारे इकोसिस्टम को, है ना, और साथ ही जैव विविधता को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जैसे अगर बात की जाए तो यह जैव विविधता को भी हानि पहुंचाता है और पारिस्थितिक तंत्र का भी क्षरण करता है। कैसे करता है? जैसे सिंपल एग्जांपल, माइक्रोप्लास्टिक, यानी जो छोटा छोटा प्लास्टिक होता है उसे माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। अनुमान है कि महासागरों में पाए जाने वाले प्लास्टिक का 90% से अधिक क्या है? माइक्रोप्लास्टिक है। ये माइक्रोप्लास्टिक क्या करता है? जब समुद्री जीव समुद्र से अपना आहार प्राप्त करते हैं तो ये उन जीवों में प्रवेश कर जाता है, और उन छोटे छोटे समुद्री जीवों से बड़े समुद्री जीव और अंततः खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ये मानवीय शरीर तक भी पहुंच जाता है। तो जीवों में पहुंचता है तो जैव विविधता को प्रभावित कर रहा है, मनुष्य तक पहुंच रहा है तो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। जिस इकोसिस्टम में प्लास्टिक है, वो उस इकोसिस्टम के जो फंक्शन क्षमता है, जो कार्य करने की क्षमता है, उसे प्रभावित कर रहा
रहा है। इतना ही नहीं, ये जो प्लास्टिक है ये ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन का भी प्रमुख कारण है। प्लास्टिक के उत्पादन में, प्लास्टिक के इस्तेमाल में और अंतिम चरण में जो प्लास्टिक अपशिष्ट है उसके प्रबंधन में, यानी सारी गतिविधियों में वैश्विक ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन में ये जो सारी गतिविधियां हैं उनका योगदान लगभग कितना है, 4%। यानी विश्व में जो कुल ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, उसमें 4% के बराबर का योगदान कौन दे रहा है, प्लास्टिक दे रहा है। तो प्लास्टिक प्रदूषण इसलिए हमारे लिए चिंता का विषय है कि एक तो प्लास्टिक का उत्पादन बढ़ता जा रहा है, पर्यावरण में उसका प्रवेश बढ़ रहा है और रिसाइकलिंग कैपेसिटी हमारे पास उतनी है नहीं। साथ ही भविष्य में प्लास्टिक का उत्पादन, प्लास्टिक प्रदूषण और बढ़ेगा, इसकी अपार संभावनाएं नजर आ रही हैं। और यह प्रदूषण सिर्फ पारितंत्र तक सीमित नहीं है, अपितु जैव विविधता को भी प्रभावित कर रहा है, मानवीय शरीर तक खाद्य श्रृंखला के माध्यम से पहुंच रहा है। ग्रीन हाउस गैसेज में इसका योगदान है और आर्थिक क्षति का भी प्रमुख कारण बन रहा है प्लास्टिक पोल्यूशन। तो ये सारे कारण हैं जिनके चलते प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण पाना जरूरी है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सीमा पार के मुद्दे बन चुके हैं, यानी जिनका प्रभाव किसी एक राष्ट्र की सीमा तक सीमित नहीं है। ऐसा एक मुद्दा है प्लास्टिक पोल्यूशन। तो ऐसे मुद्दे पर बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि का होना राष्ट्रों के बीच तालमेल को, राष्ट्रों के बीच समन्वय को बढ़ा सकता है और जो समस्या है उसके समाधान को तुलनात्मक रूप से आसान बना सकता है। तो ऐसे में आवश्यक है एक समावेशी संधि। क्यों? एक समावेशी संधि होगी तो वो सभी के लिए मानक निर्धारित करेगी। जब इस प्रकार की संधियों की हम बात करते हैं तो वो चक्रीय समाधान का मतलब क्या है कि सिर्फ प्लास्टिक का उत्पादन, उपभोग और उसे पर्यावरण में फेंक देना नहीं, बल्कि डिजाइन हम कर रहे हैं इस प्रकार से, प्लास्टिक का उत्पादन कर रहे हैं कि उसको रीयूज किया जाए, रिसाइकल किया जाए, ताकि प्लास्टिक पोल्यूशन को हम कम कर पाएं। तो अगर इस प्रकार की कोई संधि है तो वो मानक निर्धारित करेगी, वैश्विक स्तर पर उन मानकों का अनुसरण किया जाएगा। दूसरा, चक्रीय समाधान सामने आ सकते हैं, वित्त पोषण की व्यवस्था हो सकती है और जिससे पारितंत्र, मानव स्वास्थ्य और आजीविका सभी की रक्षा संभव हो सकती है। तो चूंकि जो पर्यावरण को संकट है, जो आर्थिक क्षति है, जो मानव स्वास्थ्य या पारितंत्र को संकट है ना, ये सब कारण है जिसके चलते हमें एक संधि करनी है या एक संधि की आवश्यकता, और ये संधि इस प्रकार के समाधान हमारे सामने प्रस्तुत कर सकती है। अब एक अगला प्रमुख प्रश्न कि क्या अभी तक प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर देश के स्तर पर, यानी भारत के स्तर पर या विश्व के स्तर पर कोई संधि की व्यवस्था है ही नहीं, या कोई कानून या किसी लीगल फ्रेमवर्क की व्यवस्था नहीं है? तो ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हम भारत के स्तर पर बात करें तो हमारे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 है। ये नियम प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटान की जिम्मेदारी किस पर लगाते हैं? मैन्युफैक्चरर पर लगाते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसे निपटान की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। डेडिकेटेडली हमारे यहाँ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 भी काम करते हैं, जो बात करते हैं कि देखिए, स्रोत पर ही प्लास्टिक को पृथक किया जाए अन्य प्रकार के कचरे से, उसके रिसाइकल पर ध्यान दिया जाए और साथ ही विस्तारित प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी एक्सटेंडेड उत्पादक उत्तरदायित्व की बात भी करता है कि जो उत्पादक है वो इस अपशिष्ट के निपटान की जिम्मेदारी लेगा, ताकि उत्पादक प्लास्टिक उत्पादन के समय ध्यान दे कि वो इस प्रकार से प्लास्टिक का डिजाइन करे कि उसे रीयूज या रिसाइकल किया जाए, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल पाए, प्लास्टिक पोल्यूशन की समस्या को कम किया जा सके। तो ठोस अपशिष्ट के नियम हैं, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर नियम है, और हमें पता है कि 2022 में कुछ वस्तु जहां सिंगल प्लास्टिक यूज होता है उस पर हमने प्रतिबंध लगाया। हम ये भी जानते हैं कि भारत में पैकेजिंग को लेकर सस्टेनेबल मटेरियल पर हम ध्यान दे रहे हैं, अर्थात अनिवार्य जूट पैकेजिंग अधिनियम 2010 है, जिसके तहत हम कुछ विशेष प्रकार की चीजों की पैकेजिंग के लिए ये मैंडेटरी करते हैं कि जूट का ही इस्तेमाल होगा। जैसे अनाज के मामले में 100% जूट पैकेजिंग की व्यवस्था है, चीनी इत्यादि के मामले में 20%
तक जूट पैकेजिंग जैसे रूल्स हमने रखे हैं, ताकि एक तो जूट उद्योग, जूट उत्पादन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिले, और दूसरा प्लास्टिक की तुलना में जूट को अधिक पर्यावरण मैत्री विकल्प माना जाता है। तो भारत में अलग अलग रूल्स और लीगल फ्रेमवर्क के माध्यम से प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने की कोशिश की गई है। अगर बात की जाए वैश्विक स्तर पर, तो वैश्विक स्तर पर भी कुछ पहले हमें देखने को मिलती हैं। जैसे एक है संयुक्त राष्ट्र स्वच्छ समुद्री अभियान, यानी हमें महासागरों को स्वच्छ बनाने की कोशिश करनी है, इस प्रकार का एक अभियान है। और दूसरा है बेसल कन्वेंशन। ये कन्वेंशन 1989 में अस्तित्व में आता है। इस कन्वेंशन का उद्देश्य, इस अभिशमय का उद्देश्य था कि जो अपशिष्ट है, खतरनाक अपशिष्ट है, उनका सीमा पार जो लेन देन होता है उसे रेगुलेट किया जाए। प्रमुख उद्देश्य क्या था कि विकसित राष्ट्र जो खतरनाक अपशिष्ट है, जिसमें प्लास्टिक भी शामिल है, उन्हें डेवलपिंग नेशंस में डंप करने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया को रोका जाए और खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार लेन देन को रेगुलेट किया जाए। इस उद्देश्य से हम लेकर आते हैं बेसल कन्वेंशन या बेसल अधिनियम। अब आप सोच रहे होंगे कि जब बेसल नियम है तो हमें नई प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर संधि की आवश्यकता क्यों है? अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चला होगा, और जिस बात पर मैंने शुरुआत में भी जोर दिया था कि जो नई संधि है वो लाइफ साइकिल अप्रोच की बात करती है, यानी प्लास्टिक के डिजाइन से लेकर, है ना, अंतिम चरण तक, हर एक चरण में हमें प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करना है। और बेसल कन्वेंशन सिर्फ प्लास्टिक अपशिष्ट जब बन चुका है तब सीमा पार लेन देन के मामलों को रेगुलेट करता है। तो आज के समय में प्लास्टिक पोल्यूशन संबंधी हमने आंकड़े देखे, चिंताएं देखी, मामला बहुत बड़ा है। तो आवश्यकता है कि एक ऐसी संधि हो जो लीगली बाध्यकारी हो और साथ ही प्लास्टिक को लाइफ साइकिल अप्रोच के साथ जो है वो डील करे, यानी उत्पादन, डिजाइन, उपभोग, अंत में प्रबंधन, हर एक चरण पर बात करे ताकि प्लास्टिक प्रदूषण को कम किया जा सके। तो ये था हमारा आज का पहला प्रमुख न्यूज आर्टिकल। ये मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर 3 जहां एनवायरनमेंट पूछा जाता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छे डेटा फैक्ट हैं जिन्हें आप प्लास्टिक पोल्यूशन पर अगर कोई इन जनरल भी प्रश्न आए तो वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर बात की जाए प्रारंभिक परीक्षा की, तो जो भी लीगल फ्रेमवर्क है ना, या जो संधि का नाम है, ये सारी चीजें हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न के तौर पर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन सारी पॉसिबिलिटीज पर ध्यान देकर इस टॉपिक को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा न्यूज आर्टिकल जो जुड़ा हुआ है भारत में जल प्रबंधन की समस्या को लेकर। चर्चा में क्यों है कि संसदीय समिति ने भारत में जल प्रबंधन से जुड़े हुए मुद्दे को उजागर कर दिया, है ना। जल संसाधन पर संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट क्या कहती है कि आज के समय में हम इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुके हैं, उसके बावजूद भी बारिश के चलते, वर्षा के चलते और बाढ़ के चलते संपत्ति और जीवन को भारी क्षति हो रही है। अर्थात इस समिति की रिपोर्ट कहती है कि बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप हमें टेक्नोलॉजिकली और एडवांस होना पड़ेगा। साथ ही समिति की रिपोर्ट ये भी कहती है कि हमें बाढ़ पूर्वानुमान व्यवस्था को और बेहतर करना पड़ेगा। कुछ और आंकड़े भी चर्चा में रहे। आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या भारत जो है मौसम विभाग के बारे में सभी ने सुना होगा, उनके आंकड़े कुछ आए कि कैसे बाढ़ के चलते या भारी वर्षा के चलते जीवन को क्षति हो रही है। उन्हों62 2023-24 के आंकड़े प्रस्तुत किए। अनुमानतः 2023 में, है ना, बाढ़ के चलते या अत्यधिक वर्षा के चलते लगभग 862 लोगों ने अपनी जान गंवाई। यह आंकड़ा 2024 में बढ़कर 1287 के आसपास पहुंच जाता है और अनुमान है कि 2025 में तो ये आंकड़ा हम जुलाई अगस्त तक ही प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद तो उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में जो क्षति हुई, जो जीवन को क्षति हुई, उसके आंकड़ों को शामिल करना बाकी है। अगर ये आंकड़े भी जुड़ जाएं तो
वर्षा से या बाढ़ से होने वाली क्षति का प्रभाव भारी हो सकता है। तो जिस तरह से वर्षा से या बाढ़ से जीवन को क्षति पहुंच रही है, उसके सामाजिक आर्थिक जो लागतें हैं, कहीं बाढ़ है, कहीं जल की कमी है, ये सारी जो स्थिति है ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि भारत में जल संसाधन का ढंग से प्रबंधन नहीं किया जा रहा, और इसी चिंता को उजागर किया है जल संसद पर संसदीय स्थायी समिति ने। तो मोटा मोटा ये बैकग्राउंड है टॉपिक का। अब चलिए देखते हैं कि आखिर संसदीय स्थायी समिति ने किस प्रकार की अनुशंसाएं हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो सबसे पहला जो विषय है जिस पर बात की है वो है बाढ़ पूर्वानुमान का आधुनिकीकरण और विस्तार करना। देखिए, भारत में केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन है, ध्यान रहे ये तकनीकी सेवाएं देने वाला एक निकाय है और ये जल शक्ति मंत्रालय से अटैच होकर कार्य करता है। तो केंद्रीय जल आयोग 22 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 340 बाढ़ पूर्वानुमान केंद्रों का संचालन करता है, और अनुमान है कि इनकी संख्या 2026 तक, हमारी योजना है कि हम बढ़ाकर कितना कर देंगे, 375 तक कर देंगे। तो पहला चित्र देखिए, क्या कह रही है समिति कि बाढ़ पूर्वानुमान का आधुनिकीकरण करना और विस्तार करना, यानी 340 अगर बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र हैं तो बढ़ाकर हमें कितना करना है, 26 तक 375। लेकिन सिर्फ इतना करने से काम नहीं चलेगा। समिति ने कुछ सिफारिशें दी हैं। समिति ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के चलते अभी तक बाढ़ पूर्वानुमान की जो हमारी तकनीक थी वो अभी तक प्रभावी थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते बाढ़ पूर्वानुमान में अनेक प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं। उन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें एडवांस या उन्नत स्तर की प्रणाली पर कार्य करना होगा। तो सबसे पहले बाढ़ पूर्वानुमान केंद्रों का विस्तार किया जाए ताकि बड़े से बड़े क्षेत्र से बाढ़ पूर्वानुमान आ सके, और दूसरा बदलती आवश्यकता और चुनौतियों के अनुरूप, और बदलती आवश्यकता और चुनौती क्या है, जलवायु परिवर्तन, उसके अनुरूप हमें एडवांस स्तर पर काम करना पड़ेगा ताकि बाढ़ का पूर्वानुमान हमारा सटीक हो पाए। पहली इस प्रकार की रिकमेंडेशन संसदीय समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई है। दूसरा, नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम। नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम क्या है, उद्देश्य क्या है कि हमें अपनी नदियों को जोड़ना है। आपने केन बेतवा लिंक के बारे में सुना होगा। उद्देश्य क्या है, कुछ राज्यों में जल अधिशेष है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां जल की कमी है, जहां अधिशेष है वहां बाढ़ की स्थिति है, जहां कमी है वहां सूखा है। तो नदियों को इस प्रकार से जोड़ना कि जहां अधिशेष जल है वहां से कमी वाले क्षेत्रों की तरफ हम जल को पहुंचा पाए ताकि जल का बेहतर प्रबंधन हो पाए, सिंचाई जैसे कार्यों में जल का इस्तेमाल हो पाए। और जब ये हमारी नदियां जुड़ेंगी, रिवर जुड़ेंगी, तो नेविगेशन हमारी है ना, जल मार्ग के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन क्षमता है वो भी बेहतर होगी। इन सारे उद्देश्यों से प्रेरित होकर हमने रिवर लिंक परियोजनाएं शुरू की। अभी तक 30 रिवर लिंक परियोजनाओं की हमने पहचान कर ली है, लेकिन क्रियान्वयन में बाधा है। क्यों? जल किसका मुद्दा है? जल राज्य सूची का मुद्दा है। अब राज्यों में अगर आपसी सहमति नहीं बन पाती तो रिवर लिंक कार्यक्रम की प्रगति बाधित हो जाती है। तो समिति ने क्या कहा है कि परियोजनाओं का लाभ क्या होगा, इस पर विस्तृत अध्ययन कीजिए, साथ ही राज्यों के बीच जागरूकता बढ़ाइए ताकि रिवर लिंक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में हम तेजी ला पाएं, क्योंकि इससे जो है बाढ़ की समस्या भी कम होगी और शुष्क क्षेत्र या कम जल वाले क्षेत्रों में जल भी प्राप्त होगा, तो बेहतर जल संसाधन प्रबंधन होगा। तो दूसरी रिकमेंडेशन है नदियों को जोड़ने के बारे में। तीसरी, बांध सुरक्षा के बारे में समिति क्या कहती है कि 6000 से अधिक बांधों में से लगभग 459 बांध ही हैं जिनकी आपातकालीन कार्य योजनाएं तैयार हैं, है ना। बाकी मतलब लगभग 460 बांधों की आपातकाल की स्थिति में क्या कार्य योजना होगी वो तैयार है। मतलब 6000 में से मात्र 460 की योजना तैयार है, बाकी की योजना तैयार नहीं है। तो ये चिंता का विषय है। बांधों को या बांधों के संदर्भ में आपातकालीन कार्य योजनाएं हमें तैयार करनी चाहिए। अब एक बड़ा प्रश्न पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, आखिर ये आपातकालीन कार्य योजनाएं
किस अधिनियम के तहत लागू करने की बात की गई है? तो बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 है, जो क्या कहता है कि 5 वर्षों के भीतर प्रत्येक बांध को लेकर आपातकालीन कार्य योजना बनानी पड़ेगी। और ऐसी आपातकालीन कार्य योजनाएं बनाई जा रही हैं, नहीं बनाई जा रही, क्या स्थिति है उसको लेकर ध्यान से सुनना। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 से शक्ति लेते हुए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना की गई। तो ये जो समिति, उसकी सिफारिश क्या कह रही है कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण को जो है आपातकालीन कार्य योजनाओं की तैयारी के लिए बांध स्वामियों से संपर्क करना चाहिए, ताकि जो अन्य बांध हैं उनके संदर्भ में भी आपातकालीन कार्य योजनाएं बन पाए। तो बांधों के प्रदर्शन पर ध्यान देना, आपातकालीन कार्य योजनाएं बनाना, ये भी एक फ्रंट रहा जिस पर संसद की समिति के द्वारा प्रकाश डाला गया है। ध्यान रहे, अगर राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण 21 के अधिनियम से बनी है तो मतलब ये सांविधिक प्रकार का निकाय है। तो प्रीलिम्स में ऐसा कोई प्रश्न बने तो सूचना पर ध्यान देना है। साथ ही समिति ने यह भी कहा है कि वर्षा जल संचयन और संरक्षण पर भी हमें कार्य करना है। जल शक्ति अभियान, वर्षा जल संचयन और जल संचयन, जल भागीदारी, ये समुदाय संचालित पहले हैं जो जल संरक्षण और भूजल को फिर से रिफिल करना या पुनर्भरण को बढ़ावा देती है। यहाँ पर आंकड़े भी दिए गए हैं कि 2017 की तुलना में 24 में 11.36 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल पुनर्भरण की वृद्धि देखने को मिली है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि अगर हमें वर्षा जल संचयन संबंधी पहलों को बढ़ावा देना है तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को हमें वित्तीय अनुदान प्रदान करना चाहिए, ताकि भूजल पुनर्भरण या रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे जो मेथड्स हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके, ताकि जल संसाधन का दक्ष प्रबंधन संभव हो पाए। साथ ही एकीकृत और समन्वित दृष्टिकोण की बात करता है। अच्छा, इसको लेकर नई राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा अभी विचाराधीन है। नई राष्ट्रीय जल नीति क्या कहती कि देखिए, अभी तक हम सिर्फ जल की सप्लाई या आपूर्ति पर ध्यान दे रहे थे कि हमें जल की आपूर्ति सुनिश्चित करनी है। अब सिर्फ सप्लाई नहीं, हम डिमांड पर भी काम करेंगे, अर्थात जल की मांग को कैसे प्रबंधित किया जाए, उद्योगों को लेकर किस प्रकार के नियम हो, कृषि में फसल प्रतिरूप इत्यादि पर हम ध्यान दें, ताकि जो है जलवायु दशाओं के अनुरूप खेती हो तो जल की मांग कम हो पाए। इन सारे फ्रंट पर हम ध्यान देंगे। अपशिष्ट जल के पुनर्इस्तेमाल पर हम ध्यान देंगे। इन सारे फ्रंट पर बात करती है नई राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा। अभी से अंतिम मंजूरी नहीं मिली है, अभी ये विचाराधीन है ना। तो इन सब मामलों में क्या रिकमेंडेशन दी है कि देखिए, कई बार जो जल का मामला है वो सीमा पार भी होता है ना। तो सीमा पार जल के जो मामले हैं उनमें बेहतर प्रबंधन के लिए जल शक्ति मंत्रालय और विदेशी मंत्रालय के बीच जो है बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत जो निकाय हैं उसमें स्थानीय सांसदों या विधायकों को भी शामिल करना चाहिए, ताकि इन निकायों का प्रदर्शन बेहतर हो पाए। तो जो संसद की समिति है उन्होंने बाढ़ पूर्वानुमान को लेकर, नदियों को जोड़ने को लेकर, है ना, साथ ही बांध सुरक्षा, वर्षा जल संचयन और बेहतर कोऑर्डिनेशन और एक्टिव पॉलिसी, ये सारे फ्रंट हैं जिन पर बात की है और हमें रिकमेंडेशन प्रदान की है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि ये जो सारी जानकारी है इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे। अगर मुख्य परीक्षा में जल प्रबंधन को लेकर कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है या डिजास्टर को लिंक करके पूछा जा सकता है कि जल प्रबंधन भारत में किस प्रकार से जल से जुड़ी हुई आपदाओं के निराकरण में मददगार हो सकता है, तो आप ये जो समिति की सिफारिशें हैं और जो वर्तमान स्थिति यहाँ पर दिखाई गई है, जहां जितनी आवश्यकता हो उन पॉइंट्स को या बातों को उठाकर उस उत्तर में शामिल कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल का महत्व हमारे लिए बनता है। तो ये था हमारा आज का दूसरा प्रमुख आर्टिकल जो जल संसाधन प्रबंधन के प्रति हमें चेताने की कोशिश करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा प्रमुख आर्टिकल जो जुड़ा हुआ है E20 लागू होने से उपभोक्ताओं की जो चिंताएं हमारे सामने आ रही हैं उनसे। तो E20 से कंफ्यूज नहीं होना है। E20 का मतलब क्या है? एथेनॉल 20%, यानी कि पेट्रोल में एथेनॉल
का जो ब्लेंडिंग है, जो मिश्रण है ना, उसे हम कितना प्रतिशत तक कर रहे हैं? 20% तक। यानी पेट्रोल में जब हम 20% तक एथेनॉल के मिश्रण की बात करें तो इसे E20 के नाम से संदर्भित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने क्या किया? अप्रैल 2025 से वाहनों में, है ना, जो पेट्रोल यूज होता है उसमें 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम लागू कर दिया। अब ऐसा करने से जो वाहनों के मालिक, और उसमें भी प्रमुखतः उन वाहनों के मालिक जिनके वाहन पुराने हैं, जो 20% के एथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उनके द्वारा अनेक प्रकार की चिंताएं जताई गई हैं। क्या कहा गया है उनके द्वारा? कि इस प्रकार की 20% एथेनॉल मिश्रण के चलते उनके वाहनों की जो माइलेज कैपेसिटी है वो कम हुई है, मेंटेनेंस कॉस्ट इत्यादि हैं वो बढ़ रहे हैं। तो उपभोक्ताओं के द्वारा E20% ब्लेंडिंग को जो लागू किया गया है उससे जुड़ी हुई चिंताएं सामने आई। सरकार क्या कह रही है कि देखिए, सरकार और उसमें भी केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने क्या कहा कि E20 हाई ऑक्टेन रेटिंग के कारण वाहनों के प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। अब ये हाई ऑक्टेन रेटिंग क्या, इसका मतलब ये होता है सिंपली कि अगर हाई ऑक्टेन रेटिंग है तो वाहन जो है या इंजन है उसका प्रदर्शन स्मूदर है, स्ट्रोंग और अच्छा प्रदर्शन उसके द्वारा दिया जा रहा है। तो सरकार कह रही है कि हाई ऑक्टेन रेटिंग है मतलब वाहन का प्रदर्शन अच्छा है। साथ ही ये भी कह रही है कि ईंधन दक्षता में किसी भी प्रकार की कमी किसी अन्य कारण से हो सकती है। और सरकार ये भी कह रही है कि वाहनों पर प्रभाव एवं वाहनों की बीमा कवरेज को लेकर जो है लोगों को हम आश्वस्त करते हैं ताकि लोगों की चिंता का निराकरण हो पाए। तो मोटा मोटा सिर्फ समग्र तौर पर इतना समझना है कि पेट्रोल में जो 20% एथेनॉल मिश्रण की जो शुरुआत की गई है अप्रैल 2025 से, उसको लेकर वाहनों के जो मालिक हैं वो चिंता में हैं, जिसके चलते ये पूरा टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हम इससे पहले कि ये बात करें कि एथेनॉल किस प्रकार से पुराने वाहन जो एथेनॉल के 20% मिश्रण हेतु तैयार नहीं है, किस प्रकार से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर रहा है, इस बारे में बात करें इससे पहले ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि आखिर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम क्या है और इस कार्यक्रम के लक्ष्य क्या है। देखिए, 2003 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था कि पेट्रोल में हम एथेनॉल को मिश्रित करें। एथेनॉल क्या है? एक बायोफ्यूल है ना, जिसका उत्पादन कहाँ से हो रहा है? हम देख रहे हैं कि गन्ने से, मक्का, इस प्रकार की जो खाद्य फसलें हैं या उपज हैं उनसे हम एक बायोफ्यूल निर्मित कर रहे हैं जिसको हमने नाम दिया एथेनॉल, या जिसका नाम है एथेनॉल। हमने 2003 में एक कार्यक्रम शुरू किया जिसमें यह निर्धारित किया कि हम अपने पेट्रोल में एक निश्चित मात्रा तक किसका मिश्रण करेंगे? एथेनॉल का मिश्रण करेंगे। उद्देश्य क्या था? चूंकि एथेनॉल गैर जीवाश्म आधारित है तो इससे हरित गृह गैसों का जो उत्सर्जन है वो उतना नहीं हो रहा। दूसरा, भारत आप जानते हैं कि पेट्रोलियम की अपनी आवश्यकता के लिए आज के समय में 90% किस पर निर्भर करता है? आयात पर निर्भर करता है। तो अगर हमारे पास बायोफ्यूल है, एथेनॉल है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा कि आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी और विदेशी मुद्रा की बचत हो पाएगी। तो इन सारे उद्देश्यों से प्रेरित होकर हम एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम शुरू करते हैं। 2019 में लगभग संपूर्ण भारत के संदर्भ में सरकार यह नियम लागू करती है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जिन्हें हम OMCs के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा जो भी पेट्रोल उपलब्ध करवाया जाएगा, 2019 में निर्णय लिया गया, उसमें 10% क्या होगा? एथेनॉल होगा, है ना। तो हमने क्या देखा कि 2011-12 के आसपास जहां एथेनॉल ब्लेंडिंग का स्तर मात्र 1.5 से 6% के बीच था, यही स्तर 21-22 तक पहुंचकर 11.8% तक पहुंच गया। यानी हमने पेट्रोल में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का या मिश्रित करने का हमारा लक्ष्य था उसे प्राप्त कर लिया। उस समय हमारा लक्ष्य था कि 2030 में हम क्या करेंगे? इस लक्ष्य को 20% तक
पहुंचा देंगे। लेकिन नीति आयोग द्वारा एथेनॉल रोड मैप प्रस्तुत किया जाता है और इस रोड मैप के माध्यम से एथेनॉल मिशन का जो हमारा टारगेट था हम उसे एडवांस यानी थोड़ा पहले कर देते हैं और हम 2025 से ही 20% एथेनॉल मिश्रण का टारगेट लागू कर देते हैं। तो ये है एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम या पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण करने का कार्यक्रम। और देखेंगे कि ये कार्यक्रम काफी सफल भी रहा। मिश्रण की प्रगति देखिए, जो अभी मैंने बताया, पहले एथेनॉल मिश्रित जो हो रहा था उसका प्रतिशत कितना था 1.53% और 22 तक ये बढ़कर 10% से ज्यादा हो गया। यानी टारगेट को हमने टाइमली पूरा कर लिया या कुछ समय पहले ही पूरा कर लिया। दूसरा, पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित करने का जो समय था हम 30 से 25 ले आए, यानी 5 साल हमने अपने टारगेट को पहले कर लिया। तीसरा, पर्यावरण पर प्रभाव और आर्थिक लाभ, 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई, ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन कम हुआ, कच्चे तेल के आयात की हमारी आवश्यकता कम हुई। किसके चलते? एथेनॉल ब्लेंडिंग के चलते। और साथ ही जो है एथेनॉल उत्पादन के लिए जो कच्चा माल है, पहले हमारी निर्भरता तुलनात्मक रूप से गन्ने पर अधिक थी। धीरे 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 करके हमने जो है अपनी निर्भरता किस पर? मेज या मक्का के माध्यम से एथेनॉल उत्पादन क्षमता को बढ़ाया और आज के समय में जो एथेनॉल उत्पादन हो रहा है उसमें 42% तक कच्चे माल या फीड स्टॉक के तौर पर हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? मक्का का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यानी मक्का से उत्पादित एथेनॉल का प्रतिशत भी बढ़ा। तो मोटा मोटा हम क्या देखते हैं कि एक तो हमने टारगेट्स अपने समय पर पूरा किया, नया टारगेट जो 2030 से था उसे हमने पीछे खींचकर 2025 से कर दिया, ये एक अच्छी उपलब्धि है। साथ ही एथेनॉल मिश्रण से विदेशी मुद्रा बची, आयात पर हमारी निर्भरता कम हुई और ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी कम हुआ। और साथ ही आज के समय में जो एथेनॉल उत्पादन हम कर रहे हैं उसमें 40% से ज्यादा एथेनॉल उत्पादन किसके माध्यम से हो रहा है? मक्का के माध्यम से हो रहा है। तो ये पूरा प्रोग्राम था, इस प्रकार की उपलब्धियां हमें देखने को मिली। लेकिन हाल फिलहाल में फिर से हम आते हैं, हाल फिलहाल में क्या किया गया है कि 20% मिश्रण को जो लागू किया है, इसके चलते वाहनों के जो मालिक हैं उनके द्वारा अनेक प्रकार की चिंताएं जताई जा रही हैं। अब प्रमुख चिंताएं क्या है या वाहनों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है उसे फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला, वाहनों के कल पुर्जे पर असर हो सकता है। ऐसी चिंता जताई गई है कि एथेनॉल जो पुराने वाहन है, ध्यान देना, प्रमुखतः प्रभाव किस पर पड़ेगा? जो पुराने वाहन हैं और जो अपग्रेड नहीं है, ऐसे वाहनों के रबर, प्लास्टिक या धातु को नुकसान पहुंचा सकता है। रिसाव या लीकेज का खतरा इससे बढ़ सकता है और कल पुर्जों में जंग लग सकती है। अगर पुराने वाहनों से ये सब होगा तो वाहनों की जो मेंटेनेंस लागत है वो बढ़ेगी और सीधी सी बात है वाहन मालिक चिंता में आएंगे। तो एक तो कलपुर्जों पर असर हो सकता है, दूसरा ईंधन को लेकर भी चिंताएं हैं। एथेनॉल में पानी सोखने की क्षमता होती है ना, पेट्रोल और जल अलग अलग होते हैं। एथेनॉल पानी का अवशोषण कर सकता है जिससे फेज सेपरेशन का खतरा होता है। तो इससे वाहन के जाम होने या फ्यूल सिस्टम विफल हो सकता है, इस प्रकार के जोखिम भी देखने को मिल सकते हैं। ये बात भी वाहन मालिकों को परेशान कर रही है। अच्छा, इंजन कंबशन यानी इंजन में जो दहन है और जो कंट्रोल सिस्टम है वो भी प्रभावित हो सकता है। इथेनॉल मिश्रण की वजह से पुराने या साधारण इंजन वाले एयर फ्यूल जो एडजस्टमेंट है कि कितना एयर हो कितना फ्यूल हो, इस प्रकार के एडजस्टमेंट में कठिनाई आ सकती है। इससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस खराब हो सकता है और उत्सर्जन संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, है ना। तो बेसिकली वाहन प्रभावित हो सकते हैं, ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रभावित हो सकते हैं और जो वाहन पुराने हैं, जो 20% एथेनॉल मिश्रण हेतु तैयार नहीं है या इस प्रकार के एथेनॉल मिश्रण को सहन करने के लिए सही नहीं है, इस प्रकार के वाहनों की मेंटेनेंस लागत बढ़ सकती है। साथ ही थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग किसी भी प्रकार की प्रदूषणकारी गैस को जन्म नहीं देता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और एल्डिहाइड्स जैसे जो उत्सर्जक हैं वो बढ़ सकते हैं,
है ना, तो ये भी संभावना है। और पुराने और क्षेत्रीय स्तर पर संचालित जो वाहन है उसको लेकर बड़ी चिंताएं हैं। कई पुराने वाहन, दो पहिया वाहन, उनके कल पुर्जे एथेनॉल मिश्रण के अनुरूप नहीं है, तो उनका संचालन प्रभावित हो सकता है। तो मोटा मोटा इंजन की कार्य दक्षता को प्रभावित कर सकता है, कल पुर्जों को प्रभावित कर सकता है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस को प्रभावित कर सकता है, और कुछ हानिकारक गैसों का उत्सर्जन भी एथेनॉल मिश्रण से हो रहा है। और इसकी प्रमुख मार या प्रमुख प्रभाव पुराने वाहन या दो पहिया वाहनों के संदर्भ में देखे जाने की संभावना बन रही है। जो पुराने वाहनों के मालिक हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। हाँ, जैसा मैंने बताया, सरकार का कहना है कि ऑक्टेन जो है प्रदर्शन वो बहुत अच्छा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, इस बात पर सरकार ने बल दिया है। लेकिन हाँ, उपभोक्ताओं की चिंता बनी हुई है। अब अगर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो यहाँ पर क्या जरूरी हो जाता है, एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर जो हमारा कार्यक्रम है वो क्या है, किस मंत्रालय के तहत है, कब हमने किस प्रकार के लक्ष्य रखे, अच्छा एथेनॉल ब्लेंडिंग किस प्रकार के लाभ हमें दे सकता है। अब एक नया ट्रेंड है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग में या एथेनॉल उत्पादन में मक्का का प्रतिशत बढ़ा है ना, मक्का से उत्पन्न एथेनॉल का प्रतिशत बढ़ा है। अब यहाँ पर मैं एक दो बातें और बताना चाहूंगी, इससे भी चिंताएं जुड़ी हुई हैं। मक्का से एथेनॉल उत्पादन के लिए भारत के द्वारा मक्का के आयात को बढ़ाया गया है, ये अपने आप में चिंता का विषय है। और दूसरा, आज के समय में जो एथेनॉल हम उत्पादित कर रहे हैं वो फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल है, यानी कि हम खाद्य फसलों के माध्यम से एथेनॉल का उत्पादन कर रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी वर्सेस फ्यूल का एक मामला है वो भी प्रखर हो जाता है। तो ये बहुत सारी चिंताएं हैं। तो एथेनॉल उत्पादन है ना, हमारा कार्यक्रम क्या है, हमारे टारगेट्स किस प्रकार के रहे, किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है, क्या चिंताएं हैं, इनसे जुड़ी हुई जो बातें हैं वो प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट बनाकर पूछी जा सकती हैं। और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम ईंधन दक्षता की बात करते हैं या आयात पर निर्भरता कम करने की बात करते हैं तो वहां पर भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न आपसे एनवायरमेंट या पर्यावरण के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है, और प्रश्न आपसे पर्यावरण प्लस आर्थिक पहलू दोनों को मिलाकर पूछा जा सकता है, क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडिंग के एनवायरमेंटल बेनिफिट्स के साथ साथ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं। विदेशी मुद्रा को बचाता है ना, हमने बात की, साथ ही आयात पर निर्भरता को कम करता है। तो दोनों को जोड़कर भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। तो ये स्कोप है इस टॉपिक का, इसी के अनुरूप जो जानकारी है उसे अप्रोच करने की कोशिश करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर। आज की चौथी प्रमुख खबर बात कर रही है अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के बारे में। अब ये एएमओसी चर्चा में क्यों है? कारण है वैज्ञानिकों ने एएमओसी सर्कुलेशन के 12,000 वर्षों का जो इतिहास है उसे रिकंस्ट्रक्ट किया, और रिकंस्ट्रक्ट करके ये निष्कर्ष पाया कि इस समय अवधि के दौरान अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन में प्राकृतिक तौर पर उतार चढ़ाव हुए हैं, लेकिन मोटा मोटा स्थिति पूरे हेलोसीन युग में लगभग स्थिर रही है। लेकिन अब ये संभावना बन रही है या भविष्य के लिए अनुमान है कि मानव जनित जलवायु परिवर्तन के चलते एएमओसी कमजोर हो सकता है। तो एएमओसी क्या है, इसके क्या प्रभाव है या क्या इसका महत्व है, अगर एएमओसी कमजोर होता है तो किस प्रकार की चिंताएं हमारे सामने आएंगी, ये सारे एरियाज हैं जिनको जानना परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले कि मैं एएमओसी के बारे में बात करूं, जब आप जीएस का स्टैटिक पोर्शन पढ़ते हैं तो आपने ओशियनिक कन्वेयर बेल्ट के बारे में पढ़ा होगा, और जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है, महासागरीय कन्वेयर बेल्ट। ये किस प्रकार की बेल्ट है? ये एक ऐसी बेल्ट है जिसमें महासागरीय सतह के ऊपर हम देखते हैं कि जलधाराएं चलती हैं, और साथ ही महासागर के गहरे भागों में भी जलधाराएं चलती हैं। इनसे जो पूरी बेल्ट या पट्टी बनती है उसे ओशियनिक कन्वेयर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे आप चित्र देख रहे हैं, जो लाल रंग से अंकित है वो है गर्म जल धाराएं, है ना, गर्म जल
का प्रवाह, और जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है वो है ठंडा उपसतह प्रवाह। और यही पूरा क्या कहलाता है? ओशियनिक या महासागरीय कन्वेयर बेल्ट। अब ये कन्वेयर बेल्ट आखिर बनती क्यों है? क्या कारण है जिसके चलते जल जो है इस प्रकार से परिसंचरण करता है या गति करता है? जब हम कारणों की बात करते हैं तो प्रमुख जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं वो समझ में आती हैं। थर्मोहेलाइन होना। थर्मोहेलाइन का मतलब क्या है? थर्मो मतलब टेम्परेचर और हेलाइन का मतलब क्या होता है? सैलिनिटी, यानी जो तापमान और जो लवणता है उसका प्रभाव जल के घनत्व पर पड़ता है। और अलग अलग स्थानों पर जल का घनत्व अलग अलग होता है, जो जल के परिसंचरण या जल की गति को प्रेरित करता है। अगर उष्ण क्षेत्रों की बात की जाए या निम्न अक्षांशों की बात की जाए जहां पर तापमान तुलनात्मक रूप से उच्च होता है, तो तापमान उच्च होने के कारण जल हल्का होता है, हल्का होने के कारण फैलता है, यानी जल का घनत्व कम हो जाता है। वहीं पर आप देखोगे कि अगर हम शीत प्रदेश या उच्च अक्षांशों की बात करें या ध्रुवों के आसपास के क्षेत्रों की बात करें, तो यहाँ जल ठंडा होकर भारी होता है, जिसके चलते यहाँ पर लवणता अधिक होती है, जल की डेंसिटी या जल का जो घनत्व है वो बढ़ जाता है। साथ ही अगर आपने बेसिक साइंस पढ़ा है तो ये भी पढ़ा होगा कि जब जल बर्फ में बदलता है तो बर्फ जो है लवणता को पीछे छोड़ देती है और जो अधिशेष जल होता है उसमें सारे लवण चले जाते हैं, जिसके चलते बर्फ के बाद जो बचा हुआ जल है वो जल लवण के चलते और भारी हो जाता है और उसका घनत्व बढ़ जाता है। यानी उष्ण प्रदेशों में जल का हल्का होना, कम घनत्व होना, और जो ठंडे प्रदेश है वहां पर जल का भारी होना, जल का घनत्व अधिक होना, लवणता भी एक प्रमुख कारण बनता है, जिसके चलते जो गर्म क्षेत्र है वहां से गर्म जल ठंडे क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ता है, जल धाराओं का रूप लेता है और ठंडे क्षेत्रों तक पहुंचकर ये जल भारी होकर घनत्व अधिक होने के चलते नीचे की तरफ गति करता है, यानी ठंडा उपसतही प्रवाह यहां से पैदा होता है। तो इस प्रकार से पूरा ओशियनिक कन्वेयर बेल्ट बनती है जो एक व्यापक महासागरीय धारा तंत्र का निर्माण करता है। इसी जो व्यापक ओशियन कन्वेयर बेल्ट है उसी का एक हिस्सा क्या है? AMOC, एटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, जो कहाँ होता है? अटलांटिक महासागर में होता है। तो अगर आपने ओशियनिक कन्वेयर बेल्ट को समझ लिया तो AMOC को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए देखते हैं कि AMOC के बारे में क्या बताया गया है। यह अटलांटिक महासागर की समुद्री धाराओं की एक प्रणाली है जो मैंने अभी बताया। यह उष्ण कटिबंध से उत्तरी ध्रुव की ओर गर्म जल धाराओं को प्रसारित करती है, यानी यहां से यहां पर गर्म जल धाराएं जा रही हैं, साथ ही ठंडे, खारे व सघन जल को उष्ण कटिबंध या दक्षिणी ध्रुवों की ओर विस्तारित करती है। यानी गर्म जल ऊपर की तरफ जा रहा है, घनत्व अधिक होने के चलते नीचे की तरफ गति करता है, और यहां से ये जो ठंडा जल है ये कहाँ आ रहा है? जो हमारे निम्न अक्षांश है उनकी तरफ आता है। तो बेसिकली AMOC या मोटा मोटा अगर हम समग्र ओशियनिक कन्वेयर बेल्ट की बात करें तो इसका प्रमुख कार्य क्या समझ में आया? ये ताप प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहां से गर्म जल जो है हमारे उच्च अक्षांशों की तरफ जाता है और यहां से ठंडा जल निम्न अक्षांशों की तरफ आता है, तो जिससे तापमान का मिश्रण संभव हो पाता है या तापमान का प्रभावी वितरण संभव हो पाता है। तो ये है AMOC। संचालक बल जो अभी मैंने बताए, तापमान और लवणता की मात्रा में जो भिन्नता है वो संचालन के बल का कार्य करती है। अच्छा, गर्म उष्ण कटिबंधीय जल ध्रुवों की तरफ बढ़ता है। अच्छा, ध्रुवों पर जब वो पहुंचता है तो ठंडा और भारी होकर उत्तरी अटलांटिक में नीचे की तरफ डूब जाता है और फिर दक्षिण की ओर बहता है और फिर दोबारा जो गर्म होकर सतह पर आ जाता है, और इस तरह से ये चक्र फिर से शुरू हो जाता है। यही यहाँ पर बताया गया है कि देखिए गर्म जल जा रहा है, यहाँ पर पहुंचता है, लवणता अधिक, घनत्व अधिक, नीचे की तरफ जाता है और नीचे की तरफ जाकर इन क्षेत्रों में फिर से पहुंचकर गर्म होकर ऊपर आ जाता है और फिर से इस प्रकार का सर्कुलेशन चलता रहता है। और इसके संचालन के बल क्या बताए गए हैं? तापमान और लवणता। अब प्रश्न ये है कि आखिर ये जो
AMOC है या ये जो सर्कुलेशन है अटलांटिक महासागर में, आखिर इसका महत्व क्या है? तो सबसे पहले क्या बताया मैंने, ऊष्मा का परिवहन। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशों तक ऊष्मा को पहुंचाता है, जिससे आप देखोगे यूरोप जैसे क्षेत्रों में भी मौसम संतुलित हो पाता है। आपने गल्फ स्ट्रीम का नाम सुना होगा, है ना? गल्फ स्ट्रीम ऊपर बढ़ती है और नॉर्थ अटलांटिक प्रवाह के नाम से यूरोप के क्षेत्रों तक पहुंचती है, जिसके चलते पश्चिमी यूरोप का तापमान जो है वो थोड़ा सा सहज या सुखद स्थिति में बन पाता है। तो सबसे पहले ऊष्मा का परिवहन हो रहा है इस प्रकार के सर्कुलेशन के माध्यम से। दूसरा, ये सर्कुलेशन अपने साथ सिर्फ ऊष्मा को नहीं लेकर जाता, बल्कि पोषक तत्व जो हैं वो भी जल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, जिससे जलीय जीवों का अस्तित्व संभव हो पाता है। साथ ही कार्बन अवशोषण, यह भारी और कार्बन समृद्ध जो जल राशियां होती हैं उनको गहरे समुद्री क्षेत्रों में ले जाता है, जिससे कार्बन अवशोषण भी संभव हो पाता है। और साथ ही इसका सबसे प्रमुख प्रभाव है मौसम और मानसून पर। आपको पता है कि महासागरीय धाराएं मानसून को, है ना, और जो है मौसम को प्रभावित करती है। एल नीनो, पैरो की धारा, ये सब नाम आपने सुने होंगे। आपने ये भी सुना होगा कि जहां ठंडी महासागरीय धाराएं होती हैं वहां पर हमें महाद्वीपों पर, जो किनारों पर, जिन महाद्वीपों पर ठंडी महासागरीय धाराएं होती हैं वहां मरुस्थल बनने की संभावना होती है। तो अगर ये जो पूरा सर्कुलेशन है ये बदले तो इस बदलाव के साथ मानसून या वर्षा के पैटर्न में भी बदलाव होने की संभावना होती है, और इसका प्रभाव भारतीय मानसून और पश्चिमी अफ्रीका के साहिल क्षेत्र की वर्षा पर भी हो सकता है। यानी इस प्रकार का जो सर्कुलेशन है या AMOC जो सर्कुलेशन है वो ना सिर्फ वर्षा और मौसम पैटर्न को प्रभावित करता है ना, ना सिर्फ वो कार्बन अवशोषण को प्रभावित करता है, अपितु जो वैश्विक स्तर पर तापमान भिन्नताएं हैं उच्च या निम्न अक्षांशों के बीच उनको कम करता है, और साथ ही पोषक तत्वों के जो है बंटवारे को या वितरण को भी प्रभावित करता है। लेकिन अब क्या कारण है जिसके चलते वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये जो AMOC परिसंचरण है ये बाधित हो सकता है, ये धीमा हो सकता है। जो लिखा हुआ है उससे ज्यादा डायग्राम को देखना महत्वपूर्ण है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में हमने क्या देखा, आइस शीट्स पिघल रही है। अब अगर आइस शीट पिघलेंगी तो यहाँ पर स्वच्छ जल की आपूर्ति बढ़ेगी। स्वच्छ जल की आपूर्ति अगर बढ़ेगी तो मतलब जल की लवणता कम होगी। लवणता कम होगी तो जल का घनत्व कम होगा। अगर जल का घनत्व कम होगा तो जल नीचे की तरफ गति कम करेगा। तो नीचे की तरफ जल अगर नहीं गति करेगा तो ये जो उपसतही प्रवाह ये प्रभावित हो जाएगा, और अगर ये प्रवाह प्रभावित हो गया तो पूरा जो ये सर्कुलेशन है ये प्रभावित हो जाएगा। तो एक तो ग्रीनलैंड जैसे क्षेत्रों में जो बर्फ या आइस शीट पिघल रही हैं जिनसे स्वच्छ जल की आपूर्ति हो रही है वो इस प्रवाह को बाधित कर सकता है। और दूसरा, आर्टिक एम्प्लीफिकेशन की एक प्रक्रिया है। आर्टिक एम्प्लीफिकेशन क्या कहता है, अगर वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमें किस पर देखने को मिल रहा है, जो पोलर, जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं उन पर देखने को मिल रहा है। एंटार्क्टिका या आर्टिक जो है उन पर देखने को मिल रहा है। अब आर्टिक एम्प्लीफिकेशन का मतलब सिंपल ये है कि अगर वैश्विक स्तर पर तापमान बढ़ रहा है तो उसकी तुलना में अधिक गुणा तापमान वृद्धि हमें आर्टिक क्षेत्र में देखने को मिल रही है। और इसका कारण क्या है, बहुत सारे कारण हैं। एक कारण मैं आपको समझाना चाहूंगी। आपने आइस एल्बिडो ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। आइस एल्बिडो का अर्थ क्या है कि जब बर्फ होती है तो सूर्य की जो किरणें आती हैं उनको वो प्रत्यावर्तित कर देती है, जिसके चलते सूर्य की किरणों का अवशोषण कम हो जाता है। जरा सोचिए, आर्टिक क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप के चलते बर्फ की बड़ी जो परत है वो क्या हो चुकी है, पिघल चुकी है। अब सतह बाहर आ चुकी है। अब ये सतह बर्फ जैसा व्यवहार नहीं करती, इसका एल्बिडो उच्च नहीं है, बल्कि ये सतह जो सूर्य की किरणें हैं उसे अवशोषित कर लेती है, और अवशोषण के चलते जो बर्फ की
स्तर था या सतह थी वो और पिघल जाती है और धीरे 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 सूर्य की किरणों का अवशोषण बढ़ता रहता है और बर्फ की जो परत थी वो पिघलती रहती है। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से भी स्वच्छ जल की आपूर्ति बढ़ेगी और जिसका प्रभाव घनत्व पर होगा। और अगर घनत्व कम हुआ, जल भारी नहीं हुआ, तो जल नीचे की तरफ गति नहीं करेगा और अगर यहां से जल नीचे की तरफ गति नहीं करेगा तो ये जो पूरी बेल्ट है इनका संचालन बाधित हो जाएगा। तो ये कारण है जिसके चलते अभी एएमओसी के बारे में चिंता जताई गई। यही लिखा भी हुआ है, क्षरण की संभावना है क्योंकि ग्रीनलैंड के ग्लेशियर और आर्कटिक की बर्फ की चादरें अनुमान से अधिक तेजी से पिघल रही है जिससे मीठे जल की मात्रा बढ़ रही है ना। और क्योंकि आर्कटिक की बर्फ पिघलने से उत्तरी अटलांटिक में ठंडा और ताजा जल आता है, जल की लवणता और जल का घनत्व कम हो रहा है। एएमओसी के गहराई की ओर जाने और संचलन के लिए आवश्यक जो डेंस या जो उच्च घनत्व वाला जल था वो दुर्लभ हो जाएगा। इससे पूरा एएमओसी दुर्बल हो जाएगा। तो ये पूरी संभावना हमें नजर आती है। अब इसका प्रभाव क्या होगा? जो लाभ हमें मिल रहे थे सारे लाभ पलट जाएंगे, यानी ये कार्बन के अवशोषण का काम करते हैं। अगर ये संचलन बाधित हुआ तो कार्बन का अवशोषण कम होगा तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण बढ़ेगा। चरम मौसमी घटनाएं, देखिए ये जो पूरी महासागरीय कन्वेयर बेल्ट है जिसका एक घटक है एएमओसी, ये क्या करता है? उच्च अक्षांशों से ठंडे जल को निम्न अक्षांशों की तरफ लाता है, फिर से गर्म होता है, वहां से जल फिर से उच्च अक्षांशों की तरफ जाता है, यानी जल के या तापमान के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जरा सोचिए, प्रक्रिया बाधित हो जाए तो ठंडे प्रदेश अधिक ठंडे हो जाएंगे और गर्म प्रदेश अधिक गर्म हो जाएगा। साथ ही जल में जो पोषक तत्वों का वितरण है वो भी प्रभावित हो जाएगा, पोषक तत्वों का परिवहन कम हो जाएगा जिससे प्लवक और जो है मछलियों का विकास भी प्रभावित होगा। और साथ ही जो मौसमी बदलाव आ सकते हैं, वर्षा के पैटर्न में बदलाव आ सकता है, वो प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो एएमओसी सर्कुलेशन या ओवरऑल ओशनिक कन्वेयर बेल्ट का कंसेप्ट परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। स्टैटिक पोर्शन का ये हिस्सा है, लेकिन जब किसी कारण से स्टैटिक पोर्शन की कोई यूनिट, कोई टॉपिक करंट अफेयर में चर्चा में आ जाए तो उसका महत्व बढ़ जाता है। तो एएमओसी क्या है, क्या भूमिका है ना, या ओवरऑल ओशनिक कन्वेयर बेल्ट है क्या, किन कारकों से संचालित होती है, इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे प्रीलिम्स में तो पूछे जा ही सकते हैं। साथ ही ये पूरा टॉपिक मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। और मुख्य परीक्षा में भूगोल आपसे कहाँ पूछा जाता है? ज्योग्राफी पूछा जाता है जीएस पेपर 1 में। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टॉपिक को आपको अप्रोच करना है। आज की आखिरी बड़ी खबर है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि चर्चा में क्यों, इसके बाद ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या बीसीआई आखिर क्या है, कैसे कार्य करता है, उसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए, स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों ने पासवर्ड प्रोटेक्टेड माइंड रीडिंग ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस विकसित किया है ना। इसका मतलब क्या है? यह नवाचार ये सुनिश्चित करेगा कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का जब इस्तेमाल किया जाए तो इस्तेमाल करने वाले या उपयोगकर्ता की जो राइट टू प्राइवेसी है या गोपनीयता है उसका सम्मान हम करें। यानी उसके विचारों को जब टेक्स्ट, ऑडियो या कमांड में बदला जाए तो उससे पहले एक मानसिक पासवर्ड डालना जरूरी है ताकि उपयोगकर्ता की जो प्राइवेसी या गोपनीयता है वो बनी रहे। तो बेसिकली इससे पहले भी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस थे जिनको हम डेवलप कर रहे थे, जिस दिशा में हम काम कर रहे थे। अब नया डेवलपमेंट क्या आया है? पासवर्ड प्रोटेक्टेड माइंड रीडिंग ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। यानी आपका ब्रेन जब न्यूरो सिग्नल दे, है ना, और उन न्यूरो सिग्नल से कोई भी कार्य हो, कोई भी कमांड निकाली जाए, उसके अनुरूप कोई भी कार्य हो, तो उससे पहले कि आपके न्यूरो सिग्नल्स को पढ़ा जाए आपके लिए एक मानसिक पासवर्ड डालना जरूरी होगा, या मानसिक पासवर्ड आपको डालना होगा जिससे कि आपकी गोपनीयता का सम्मान संभव हो पाए। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि आखिर ये ब्रेन
कंप्यूटर इंटरफेस आखिर है क्या और ये किस प्रकार से कार्य करता है, और इसे समझने के लिए ये चित्र आपके लिए काफी मददगार हो सकता है। अगर हम BCI या ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को हटा दें तो हमारी परंपरागत व्यवस्था कैसे काम करती है? हमारे तंत्रिका सिस्टम के द्वारा, न्यूरो सिस्टम के द्वारा सिग्नल दिए जाते हैं। अच्छा, उन सिग्नल के अनुरूप हमारी मांसपेशियां काम करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आपके न्यूरो सिग्नल आए कि आपको फैन ऑन करना है, आपको गर्मी लग रही है, आपकी मसल्स उस अनुरूप कार्य करेंगी, आप उठेंगे, आप जो है स्विच ऑन करेंगे, चाहे लैंप हो चाहे फैन हो, आप अपनी उंगली के जरिए लैंप हो या पंखा हो, उसका स्विच बटन दबाएंगे और परिणाम क्या होगा? लाइट लैंप की जल जाएगी। तो अभी हम ऐसे ही काम कर रहे हैं, है ना? यही है कि सिग्नल आते हैं, हमारी मांसपेशियां उन सिग्नल के अनुरूप कार्य करती हैं। जैसे फैन ऑन करना है, सिग्नल आया, मांसपेशियां, हमारी उंगलियां स्विच पर क्लिक करेंगी, ऑन हो जाएगा फैन। अगर लैंप है, लैंप ऑन हो जाएगा। इस प्रकार से सिस्टम काम कर रहा है। जरा सोचिए कि अगर सिस्टम ऐसे काम करे कि न्यूरो सिग्नल आए, आपको कुछ ना करना पड़े, सिर्फ आपने सोचा और यहीं से वो काम हो जाए, तो यही जो तकनीक है वो क्या कहलाती है? BCI, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। यानी आपके जो है न्यूरो सिग्नल आए, है ना, उन न्यूरो सिग्नल को जो है कंप्यूटर के द्वारा विश्लेषित किया गया और समझा गया कि आप क्या कमांड देना चाह रहे हैं। अच्छा, उस कमांड को लिया गया, समझा गया और उसके बाद लैंप को ऑन होने के लिए सिग्नल भेज दिया गया और उसके बाद लैंप ऑन हो जाता है, लाइट ऑन हो गई, और अगर फैन है तो फैन ऑन हो जाता है और जो है चलना शुरू कर देता है। तो आप सोचिए, पहले में हमारा ब्रेन सिग्नल देती है, न्यूरो सिग्नल आते हैं, मांसपेशियां कार्य करती हैं, तब वो कार्य संपादित हो रहा है। अब ये BCI जो तकनीक है ये क्या कह रही है? अब आपकी मांसपेशियों को बीच से हम हटा देते हैं। आपने सिर्फ सोचा, न्यूरो सिग्नल गए, कंप्यूटर ने उनको प्रोसेस किया, प्रोसेस करके ये निष्कर्ष निकाला कि आप क्या कमांड देना चाह रहे हैं। वो कमांड आगे लिंक्ड लैंप या फैन जो भी है उसका जो स्विच है उस तक पहुंची और वो कार्य संपादित हो गया। आपकी मसल्स को कोई काम करना नहीं पड़ा। यही क्या है? BCI या ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, है ना। तो यही हम यहाँ पर पढ़ने वाले थे, जो मैंने आपको समझा दिया कि एक ऐसी तकनीक है जो सीधे मस्तिष्क और डिवाइस के बीच संचार को स्थापित कर देती है। आपके जो न्यूरो संकेत है, जैसे मैंने अभी बताया, कंप्यूटर विश्लेषण करता है और उन्हें कमांड में बदल देता है। मांसपेशियों को काम करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, आप सिर्फ सोचकर बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, बहुत सारी कमांड दे सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जो आप सोच रहे हैं वो कंप्यूटर तक कैसे पहुंचेगा? तो इसके लिए क्या किया जाता है? आपके दिमाग की गतिविधि को रिकॉर्ड किया जाएगा। और गतिविधि को कैसे रिकॉर्ड किया जा सकता है? देखिए, एक तो इन्वेजिव सर्जरीज होती है, यानी सर्जरी के माध्यम से आपके शरीर में कहीं कुछ इम्प्लांट किया जाता है, जिसके माध्यम से आपके जो न्यूरो सिग्नल हैं वो कंप्यूटर तक पहुंच पाते हैं। या फिर बिना सर्जरी वाला कोई डिवाइस भी हो सकता है, जिसके माध्यम से आपके सिग्नल्स को कंप्यूटर पकड़ता है, उनको विश्लेषित करता है, ये समझता है कि आप क्या कमांड देना चाह रहे हैं और उसके अनुरूप आगे वो कार्य हो पाता है। जैसे बहुत सारे सेंसर्स शरीर के अंदर भी इम्प्लांट किए जाते हैं, जैसे बायो सेंसर्स का नाम आपने सुना होगा। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हम पहनते भी हैं, जैसे स्मार्ट वॉच हो गई, जैसे अन्य प्रकार के ट्रैकर्स हो गए, ग्लूकोमीटर इत्यादि हो गए। ये सब क्या है? बाहरी डिवाइसेस। तो बाहरी डिवाइसेस या आपके शरीर में कुछ ऐसा जो है सर्जरी के माध्यम से इंसर्ट करके आपके न्यूरो सिग्नल्स को समझा जा सकता है। कंप्यूटर विश्लेषण करेगा, विश्लेषण करके कमांड पकड़ेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो और उसके अनुरूप कार्य हो जाएगा। यही है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। यानी अब आपके मसल्स को काम करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ऐसे तो व्यक्ति
आलसी हो जाएगा। लेकिन अगर ध्यान देंगे तो इसका महत्व इससे कहीं ज्यादा है। बीसीआई का उपयोग कहाँ किया जा सकता है? चिकित्सा के क्षेत्र में किया जा सकता है। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैरालिसिस के शिकार हैं, है ना, एएलएस प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है। अब आपका होमवर्क है, आपको मुझे ये बताना है कि एएलएस की फुल फॉर्म क्या है। एक बात मैं बताना चाहूंगी कि स्टीफन हॉकिंस थे जिनको 21 साल की उम्र में एएलएस से पीड़ित पाया जाता है ना। और ये बीमारी ऐसी बीमारी है जो धीरे 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 आपको पैरालिसिस की स्थिति में धकेल देती है। तो कोई भी पैरालिसिस से पीड़ित है, एएलएस जैसी स्थिति में है, या किसी का भी कोई शरीर का हिस्सा किसी चिकित्सा प्रक्रिया के माध्यम से हटा दिया गया है, ऐसे लोग जिनमें शारीरिक क्षमता नहीं है, जिनकी मशल उनके मानसिक सिग्नल्स के अनुरूप तैयार काम करने के लिए तैयार नहीं, क्या ऐसे लोगों के लिए बीसीआई ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस मददगार नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जरा सोचिए, किसी के रोबोटिक कोई अंग लगा हुआ है ना, तो वो रोबोटिक अंग को अपने माइंड के सिग्नल्स के माध्यम से ऑपरेट कर पाएगा। जरा सोचिए, कोई दिव्यांग व्यक्ति है, वो व्हील चेयर को अपने मानसिक सिग्नल्स के माध्यम से ऑपरेट कर पा रहा है। जरा सोचिए, जो लिख नहीं सकता वो कल्पना कर रहा है कि वो कुछ लिख रहा है और टेक्स्ट टाइप हो जाता है। तो इस प्रकार की सारी संभावनाएं हमें कौन देता है? बीसीआई। यानी जो दिव्यांग जन है या किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता से पीड़ित लोग हैं, उनके लिए संभावनाओं का द्वार कौन खोलता है? बीसीआई। साथ ही ये जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, ये आपके दिमाग के सिग्नल को पढ़ता है। तो किस समय दिमाग में किस प्रकार के सिग्नल आ रहे हैं, आप खुश हैं, आनंद की स्थिति में, आप दुखी हैं, आप भावुक हो रहे हैं, इन सारे सिग्नल्स को पढ़कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपके मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति क्या है और उसी अनुरूप प्रबंधन भी हो सकता है। तो मानसिक स्वास्थ्य को जानने में भी मददगार हो सकता है और गेमिंग में तो एक नया एक्सपीरियंस ऐड कर सकता है। जरा सोचिए कि आप अपने मस्तिष्क के माध्यम से गेम्स में निर्णय ले पा रहे हैं, तो जहां गेम्स में आपका निर्णय प्रभावी होगा, आप निर्णयों को नियंत्रित कर पा रहे हैं, तो गेम्स या जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो भी इससे सकारात्मक ढंग से प्रभावित होगी। और ये भी अनुमान है कि इससे व्यक्ति का एकाग्रचित्त होने के जो प्रक्रम है वो सकारात्मक ढंग से प्रभावित होगा, उसकी याददाश्त, ध्यान और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी। क्यों? क्योंकि व्यक्ति मस्तिष्क से एकाग्र होकर सोचकर इस प्रकार के सिग्नल दे रहा है। एकाग्रता बढ़ेगी, निर्णय सोच समझ कर लेगा, चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। तो बीसीआई के उपयोग से हमें ये सारे अवसर समझ में आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ अवसर नहीं है, अपितु चिंताएं भी हैं। सबसे पहली चिंता है आपके राइट टू प्राइवेसी का हनन। अब आपका न्यूरो सिस्टम है ना, कोई भी सिग्नल भेज रहा है जिसे कंप्यूटर के द्वारा डिकोड किया जा रहा है, विश्लेषण किया जा रहा है और जो है एक मैसेज निकाला जा रहा है, एक कमांड निकाली जा रही है। तो ये भी संभावना है कि आपके जो व्यक्तिगत विचार हैं या आप कैसे निर्णय लेते हो, इन सारी चीजों को भी जो है पकड़ लिया जाए या इन सारी चीजों पर भी दूसरे का प्रभाव आ जाए। तो बेसिकली अगर इस प्रकार का सिस्टम काम करेगा तो व्यक्ति का राइट टू प्राइवेसी तो प्रभावित हो जाएगा। आप क्या सोच रहे हो, आप कैसे निर्णय लेते हो, सब जो है विश्लेषित होकर सामने आ जाएगा। साथ ही जरा सोचिए, आपके मस्तिष्क के जितने भी विचार हैं वो सामने आ रहे हैं, प्लस वहां पर साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट और हो, है ना, एआई इत्यादि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप हो तो साइबर सिक्योरिटी का मामला भी यहाँ पर बनता है। साथ ही गोपनीयता का मामला तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। मानसिक स्वतंत्रता, जरा सोचिए, हम कहें कि शारीरिक अक्षमता वाले लोगों के संदर्भ में बीसीआई का इस्तेमाल अनिवार्य है, तो कहीं ना कहीं वो उनकी मानसिक स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य, हर समय अगर आप इस तरह के सिस्टम के अधीन हो तो आपका मूड, आपका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है ना। इतना ही नहीं, आपका ओवरऑल स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ प्रकार के जो सेंसर या डिवाइसेस हैं वो सर्जिकल माध्यम से व्यक्ति के शरीर में डाले जा सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, टिश्यू प्रभावित हो सकते हैं, यानी व्यक्ति का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है ना। तो ये सारे प्रभाव हमें इसके देखने को मिलते हैं। साथ ही अभी भी
हम देखते हैं कि इनको लेकर वैश्विक स्तर पर क्या नियम होंगे, है ना, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को लेकर क्या रेगुलेशन होगा, किस प्रकार के नियम होंगे, इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इस व्यवस्था के दुरुपयोग की भी अपार संभावना है। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनता है न्यूरो राइट का। अब देखिए, तकनीक और प्रौद्योगिकी के जमाने में हम ह्यूमन राइट से आगे बढ़कर किसकी तरफ पहुंच गए हैं, न्यूरो राइट्स की तरफ। मतलब न्यूरो सिस्टम जो सिग्नल देता है, किससे जुड़े हुए हैं, आपके विचारों से जुड़े हुए हैं, आपके निर्णय से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मानसिक गोपनीयता, सोच की स्वतंत्रता और आपके मस्तिष्क पर आपका नियंत्रण बना रहे, ये जरूरी है। तो अगर बीसीआई या जो है हम ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के मामले में आगे बढ़ते हैं तो हमें न्यूरो राइट्स पर काम करना पड़ेगा। साथ ही ऐसे अलग सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने होंगे जिससे कि व्यक्ति की गोपनीयता किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो या इस प्रकार की तकनीक का दुरुपयोग संभव ना हो। और साथ ही वैश्विक स्तर पर डेटा गोपनीयता को ध्यान में रखकर उपयोगकर्ताओं की सहमति लेना और डेटा गोपनीयता पर काम करते हुए वैश्विक स्तर के रेगुलेशंस को लागू करना ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के जो सकारात्मक अवसर हैं उनसे हम लाभान्वित हो पाएं और इनसे जुड़ी हुई चिंताओं को हम मिनिमाइज कर पाएं। तो ये है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये इंटरफेस क्या है, किस प्रकार के अवसर देता है, यहां से प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बनाकर पूछी जा सकती हैं, है ना, और मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर 3 से ये जुड़ा हुआ है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों को। संक्षिप्त सुर्खियों में आज की जो पहली सुर्खी है वो जुड़ी हुई है ई जागृति प्लेटफॉर्म से। अभी प्लेटफॉर्म चर्चा में क्यों है इसकी हम बात करेंगे, उससे पहले जान लेते हैं कि ई जागृति प्लेटफॉर्म आखिर क्या है। यह एक प्लेटफॉर्म है जिसे 2025 में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का अवसर मिले, साथ ही उनकी जो शिकायत है या मामला है उसकी स्थिति क्या है वो जानने का अवसर मिले और यह प्लेटफॉर्म निर्णय प्राप्त करने में भी उपभोक्ताओं को सक्षम बनाता है। तो इस उद्देश्य से ई जागृति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। साथ ही इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य था कि राष्ट्रीय, राज्य और जिला जो उपभोक्ता आयोग हैं उन्हें कंप्यूटरीकृत किया जाए, उन्हें या उनके नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाए, जिससे कि पारदर्शिता बढ़े, दक्षता बढ़े और मामलों का त्वरित निपटान संभव हो पाए। तो ये सारी कोशिश की जा रही है ई जागृति प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अब चर्चा में इसलिए है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 10 राज्यों के साथ मिलकर ई जागृति प्लेटफॉर्म पर जुलाई 2025 तक उपभोक्ता विवाद मामलों में 100% से अधिक की निपटान दर हासिल की है। यानी समय अवधि में जितने मामले आए उनकी तुलना में कहीं अधिक मामलों का निपटान किया गया है, जिसके चलते ई जागृति प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कौन सा मंत्रालय है, प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है, यह जानकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए जरूरी है। अगली संक्षिप्त सुर्खी जुड़ी हुई है एआरसी यानी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से। चर्चा में क्यों है, क्योंकि वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में एआरसीज ने खुदरा ऋण पोर्टफोलियो की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। यानी जो रिटेल डेट होता है, छोटे छोटे जो उधार होते हैं जो एनपीए में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, उनकी खरीद किसके द्वारा की जाती है, एआरसी के द्वारा की जाती है। बड़े स्तर के उधार की भी खरीद की जा सकती है जो एनपीए में बदल चुके हैं। चर्चा में क्यों है, क्योंकि रिटेल लेवल का जो डेट पोर्टफोलियो है वो एआरसीज के द्वारा खरीदा गया और उसमें काफी वृद्धि देखी गई। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर एआरसी या असेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनीज है वो किस प्रकार की कंपनीज है। देखिए, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की व्यवस्था हमने की सरफेसी एक्ट 2002 के तहत। सरफेसी जिसका तात्पर्य है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी
इंटरेस्ट। यानी ये जो सरफेसी एक्ट है ये एआरसीज असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की व्यवस्था करता है। ये असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या करेंगी, बैंक्स का जो बैड लोन बन चुका है या जो एनपीए बन चुका है, जो कि बैंकों का कार्य अलग है, जब वो एनपीए को डील करते हैं तो बैंकों की दक्षता भी प्रभावित होती है, उनका कार्य भी प्रभावित होता है। तो एक विचार आता है क्यों ना एआरसी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की व्यवस्था की जाए, जो बैंक से उनका बैड लोन या एनपीए खरीदेंगी और जो है उसके सापेक्ष बैंक को भुगतान करेगी। साथ ही जो बैड लोन है या जो एनपीए है उसका आगे प्रबंधन किसका काम हो जाएगा, एआरसी का काम हो जाएगा। तो ये कार्य करने के लिए 2002 के एक्ट में हम एआरसीज की व्यवस्था करते हैं और इनका पंजीकरण किसके पास होगा या इनकी व्यवस्था को कौन देखता है, आरबीआई के द्वारा देखा जाता है। कोई भी असेट इन्होंने खरीदी, ये क्या करती है, असेट को रिकंस्ट्रक्ट करती है। अगर कोई अवसर है कि जिसने उधार लिया है, टर्म्स कंडीशन अवधि इत्यादि को बढ़ाकर उस उधार को पुनर्प्राप्त किया जा सके, वापस मूलधन ब्याज को प्राप्त किया जा सके, तो पहले उस अवसर पर काम करती हैं। अदरवाइज जो असेट है उसके बिहाफ पर सिक्योरिटी जारी करती हैं। तो इस प्रकार से एआरसीज कार्य करती हैं। तो ये क्या करती हैं, बैंकों के या वित्तीय संस्थानों के एनपीए या डूबे हुए ऋण को खरीदती हैं और उनकी बैलेंस शीट को साफ करने में मदद करती हैं। अब आपने एआरसी का एग्जाम्पल सुना होगा, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये गवर्नमेंट बैक्ड या गवर्नमेंट द्वारा समर्थित एक प्रकार की असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसमें जो है बहुमत में हिस्सेदारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की है। दूसरा है इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, यानी NARCL और इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, बैड बैंक। और ऐसा बैड बैंक जो प्रमुखतः गवर्नमेंट समर्थित है ना। ये क्या करती हैं, NARCL क्या करती है, जो बैंक्स की बैड असेट्स है उन्हें खरीदती है और उनका प्रबंधन करने का काम करती है इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। देखिए 2002 से ही हमारे यहाँ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज तो काम कर रही है, लेकिन निजी क्षेत्र की छोटी कंपनीज थी, उनके पास उतना वित्तीय आधार नहीं था कि बड़े स्तर के एनपीए को वो खरीद पाए और उनका समाधान कर पाए। तो एनपीए की समस्या हमारे लिए पिछले दशक में काफी चिंताजनक स्थिति बनी रही थी। तो उसके समाधान के लिए सरकार द्वारा नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड की व्यवस्था की जाती है। ये गवर्नमेंट सपोर्टेड है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अच्छी खासी हिस्सेदारी है, बड़ी इनके पास पूंजी है, तो इनको इस लायक बनाया गया कि बड़े एनपीएस को ये खरीद पाए और उनका समाधान कर पाए। तो एआरसीज की व्यवस्था किस एक्ट के माध्यम से होती है, कौन रेगुलेट करता है, क्या इनके कार्य हैं, और नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इत्यादि क्या है, कार्य क्या है, भूमिका क्या है, ये सारी वो जानकारी है जो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी हो जाती है। अगला आर्टिकल ऑफ बजट बोरोविंग, ये भी जुड़ा हुआ है इकोनॉमी से, ऑफ बजट बोरोविंग। अब कारण क्या है, राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देने के दबाव को देखते हुए राज्य सरकारों ने ऑफ बजट उधारियों को कम करने पर विचार किया है। अब सबसे पहले ऑफ बजट उधारी क्या है, देखिए एक तो केंद्र की अगर बात की जाए तो संसद में, राज्य की अगर बात की जाए तो राज्य विधायिकाओं में बजट प्रस्तुत किया जाता है और बजट पर अनुमति मिलती है, बजट को अनुमोदित किया जाता है और वहां से सरकारों को खर्च करने का अधिकार मिलता है। लेकिन जरा सोचिए, कुछ ऐसे खर्चे सरकारें कर रही हैं या सरकार के समर्थन से सरकार की जो इकाइयां या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इत्यादि हैं वो बाजार से धन उधार ले रही हैं और खर्च कर रही हैं, लेकिन उस खर्च की अनुमति विधायिका के द्वारा या संसद के द्वारा नहीं मिली है। तो इस प्रकार के उधार को हम ऑफ बजट बोरोविंग के नाम से जानते हैं, यानी बजट के बाहर उधार की व्यवस्था की गई है, बजट के तहत उस उधार के बारे में बात नहीं हुई थी और उस पर विधायकों के द्वारा वोट नहीं किए जाते हैं, तो इसे ऑफ बजट बोरोविंग कहा जाता है। तो आप देखोगे जो ऑफ बजट बोरोविंग है ये सरकार के राजकोषीय घाटे का हिस्सा नहीं बनती, बट चूंकि सरकार की ही एजेंसीज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इत्यादि हैं जो सरकार के कहने पर बाजार से उधार लेकर सरकार के कार्यों को संचालित कर रही हैं, तो अंत में उस उधार को चुकाने का दायित्व किस पर आता है, सरकारों पर ही आता है। अगर केंद्र सरकार ले रही है तो केंद्र सरकार पर और राज्य सरकार ले रही है तो राज्य सरकारों पर। तो ये पब्लिक डेट का हिस्सा
हिस्सा तो बन जाती है या राज्यों के उधार का हिस्सा, ऋण का हिस्सा तो बन जाती है, लेकिन उस वर्ष का जो राजकोषीय घाटा है उसमें शामिल नहीं होती। इसी व्यवस्था को कहा जाता है ऑफ बजट बोरोविंग। अब ये अच्छा नहीं है। आप देखोगे कि वित्त आयोग के द्वारा, कैग इत्यादि के द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई है। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे वित्त व्यवस्था पर कहाँ क्या कितना खर्च होगा इस पर जनता के प्रतिनिधियों का अधिकार होना चाहिए, लेकिन ये व्यवस्था मामले को विधायिका में लाती ही नहीं है, संसद में लाती नहीं, बाहर ही उधार की व्यवस्था हो जाती है। साथ ही व्यवस्था पारदर्शी भी नहीं है और उधार का बोझ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये पारदर्शिता, जवाबदेहिता को कम करती है। तो ऑफ बजट बोरोविंग को कम किया जाना चाहिए और धीरे धीरे समाप्त करना चाहिए। इस बारे में बहुत सारे जो है हमारे यहाँ विचार भी प्रस्तुत किए गए हैं। तो यही सारी बात है कि ऑफ बजट बोरोविंग है क्या, किस प्रकार से ऑफ बजट बोरोविंग लेती है, ये राजकोषीय घाटे का हिस्सा नहीं बनता, इससे जुड़ी हुई क्या चिंताएं हैं। तो ऑफ बजट बोरोविंग की जो पूरी व्यवस्था है ये महत्वपूर्ण हो जाती है, इसे अच्छे से पढ़ लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें कंसेप्ट है कि आखिर ये कंसेप्ट क्या है। अगला न्यूज आर्टिकल है ऑपरेशन सद्भावना। देखिए, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत तवांग, अरुणाचल प्रदेश में आरोग्यम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। अब यहाँ पर सबसे जरूरी है कि ऑपरेशन सद्भावना है क्या। इसे भारतीय सेना द्वारा 1998 में जम्मू और कश्मीर में लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था? आतंकवाद और उग्रवाद से प्रभावित लोगों को हीलिंग टच प्रदान करना तथा उनका विश्वास जीतना। क्योंकि सेना की जो छवि है वो यहाँ पर या इन क्षेत्रों में उतनी सहज नहीं रही, तो उस छवि को बेहतर करना और ये प्रदर्शित करना कि सेना की भूमिका सिर्फ सीमा सुरक्षा या उग्रवाद रोधी कार्यवाहियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विकास और सामुदायिक कल्याण में भी इनकी हिस्सेदारी बनती है। और ये जो ऑपरेशन सद्भावना है उसमें किन किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है? शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, खेल अवसंरचना, पारिस्थितिक और पर्यावरण, ये सारे एरियाज हैं जिन पर या जिनके मामले में ऑपरेशन सद्भावना के तहत कोशिश की जाती है। तो ऑपरेशन सद्भावना क्या है ये जानना जरूरी है। अगला न्यूज आर्टिकल है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। चर्चा में क्यों? क्योंकि हाल ही में इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी ने जो एडिबल ऑयल होता है, जो कुकिंग एडिबल ऑयल होता है, जो यूज हो चुका है, उसका इस्तेमाल करके, है ना, क्या बना रही है वो? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाया और इसके उत्पादन को अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का प्रमाणन प्राप्त हुआ है, जिसके चलते सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल चर्चा में आ गया। देखिए, क्या है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल? इसको जेट बायोफ्यूल या एविएशन बायो कैरोसिन भी कहा जाता है और यह कच्चे तेल से प्राप्त पारंपरिक जेट इंजन, जो हमारा परंपरागत है ना, जिसे हम एविएशन टरबाइन फ्यूल के नाम से जानते हैं, ये बिल्कुल उसी के समान होता है, लेकिन इसे आप देखोगे नवीकरणीय बायोमास स्रोतों के माध्यम से तैयार किया जाता है। ये जीवाश्म पर आधारित होता है और जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है ये काम वैसा ही करेगा जैसा परंपरागत एविएशन फ्यूल करता है, लेकिन अलग किस मामले में है? नवीकरणीय बायोमास स्रोतों के माध्यम से इसे तैयार किया जा सकता है। अब अलग अलग प्रकार के स्रोत हो सकते हैं, जैसे तिलहनी पौधा, एनर्जी ग्रास, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, औद्योगिक कार्बन मोनोऑक्साइड अपशिष्ट, कृषि और वानिकी अपशिष्ट हो सकते हैं, खाना पकाने से जो अपशिष्ट है, तेल इत्यादि, इनसे भी हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उत्पादन कर सकते हैं। अब इसका लाभ क्या है? एक तो पारंपरिक जेट ईंधन के साथ मिलकर इसे अब विमानों में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, ये नवीकरणीय साधनों पर या प्रमुखतः जो अपशिष्ट है उस पर आधारित है, तो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम होता है। लेकिन चिंता क्या है कि इसकी शुरुआत में जो उत्पादन लागत है वो अधिक होती है। और दूसरा, जिस प्रकार के कच्चे माल पर ये निर्भर है, वो कच्चा माल लगातार निरंतर उपलब्ध होता रहेगा, ये भी चिंता का विषय है। लेकिन हाँ, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल भारत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। क्यों? क्योंकि भारत जो एटीएफ है उसके लिए जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है या विमान चालन में जो ईंधन यूज होता है, सरल भाषा में, उसके लिए बहुत ज्यादा आयात पर निर्भर करता है। तो भारत के लिए इस प्रकार के सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को इको की अनुमति मिलना एक जो है महत्वपूर्ण माइलस्टोन के तौर पर देखा
जा सकता है। अगला न्यूज आर्टिकल बहुत ज्यादा जो है तथ्यात्मक है, यह है माउंट एल्ब्रूस के माध्यम से। हुआ क्या कि अरुणाचल प्रदेश के एक पर्वतारोही ने माउंट एल्ब्रूस पर सफलतापूर्ण चढ़ाई की। तो सबसे पहले ये कहाँ अवस्थित है? दक्षिणी पश्चिमी रूस में। अच्छा, ये काकेशस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और ये एक सुषुप्त प्रकार का ज्वालामुखी है जिसकी जुड़वा चोटियां हमें देखने को मिलती है। और ये तो हमने देखा कि दक्षिणी पश्चिमी रूस में काकेशस पर्वत में ये स्थित है। अच्छा, यह यूरोप और रूस की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही 7 जो सिमिट्स है यानी प्रत्येक महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में भी ये शामिल है। क्यों? सीधी सी बात, अगर यूरोप और रूस की सबसे ऊंची चोटी है तो उस लिस्ट में यह शामिल होगा। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि माउंट एल्ब्रूस किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, किस देश में ये अवस्थित है ना। तो इस प्रकार की जो तथ्यात्मक जानकारी है वो महत्वपूर्ण हो जाएगी। अगली संक्षिप्त सुर्खी जुड़ी हुई है होलसेल बायोसेंसर से। सबसे पहले जानते हैं कि बायोसेंसर होता क्या है। देखिए, बायोसेंसर एक प्रकार का एनालिटिकल डिवाइस होता है। उसमें जो भी बायोलॉजिकल सैंपल्स आप डालोगे उसमें कुछ भी अलग व्यवस्था है उसको वो सेंस करेगा और सेंस करके उसे विद्युत संकेतक में या विद्युत संकेतों में बदल देगा। ये काम करता है बायो सेंसर। जैसे ग्लूकोमीटर बहुत सारे घरों में डायबिटीज के चलते आज के समय में इस्तेमाल होता है। हम ब्लड सैंपल उस पर डालते हैं, उस ब्लड सैंपल में ग्लूकोज की मात्रा क्या है उसके परिणाम हमारे सामने आ जाते हैं। तो वह भी क्या है? एक प्रकार का बायो सेंसर। लेकिन अब आप देखोगे हाल ही में वैज्ञानिकों ने ई कोलाई बैक्टीरिया को एक स्वचालित रासायनिक बायोसेंसर में बदल दिया है जो सीधे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जुड़ जाएगा। अब जरा सोचिए कि ये जो बायोसेंसर है ये कोई डिवाइस ना होकर हम सीधा एक बैक्टीरिया है ई कोलाई बैक्टीरिया उसी को बायोसेंसर में बदल रहे हैं। यानी हमने इस बैक्टीरिया को मॉडिफाई किया, इसमें इस प्रकार की प्रॉपर्टीज डाली कि कुछ मामलों में हम चाहते हैं कि ये हमें संकेत दे तो ई कोलाई जो मॉडिफाइड बैक्टीरिया है हमें उस प्रकार के संकेत देगा। यानी कहीं पॉल्यूशन के मामले में है, ये कुछ प्रतिक्रिया करे, वहां से संकेत मिले। अगर खाने में कुछ ऐसा है कि दूषित है तो उस पर भी वो प्रतिक्रिया करके संकेत भेजता है। तो इस प्रकार का डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ है होलसेल बायोसेंसर। इसमें जीवित सूक्ष्म जीवियों को हम क्या करते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं, जैसी हमारी आवश्यकता है वैसे, है ना। और ये फिर हमें जो है क्या भेजते हैं? विद्युत संकेत भेजते हैं, जिससे हमें पता चलता है चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो चाहे पर्यावरण प्रदूषण के मामले में हो कि स्थिति क्या है। अच्छा, इन जीवों को या इन बैक्टीरिया को या सूक्ष्म जीवों को इस प्रकार से हम मॉडिफाई करते हैं कि खुद को स्वस्थ भी रख सकते हैं, अपनी कमियों को भी खुद ठीक कर सकते हैं और दूषित सैंपल्स में भी ये इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। तो आज के समय में कृषि, पर्यावरण प्रदूषण का पता लगाने, अच्छा जैव चिकित्सा, निदान, इन सब मामलों में बायोसेंसर्स और वो भी सूक्ष्म जीव आधारित बायोसेंसर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगला है एआई डिजाइन किए गए एंटीबायोटिक्स, है ना। एमआईटी के शोधकर्ताओं ने जनरेटिव एआई का उपयोग करके पूरी तरह से नए एंटीबायोटिक्स को डिजाइन किया है ना। शोधकर्ताओं ने कुछ बीमारियां हैं जिनके विरुद्ध प्रभावी नए एंटीबायोटिक विकसित किए हैं। एक तो क्या है? निसेरिया गोनेरिया जो दवा प्रतिरोध गोनेरिया का कारण बनता है, और है मिथिसिलिन प्रतिरोध स्टेफिलोकोकस ऑरियस, है ना। तो इन दवाओं के संदर्भ में नवीन एंटीबायोटिक डेवलप किए। ध्यान देने की बात है किसके माध्यम से? एआई कहां तक पहुंच गया है? जनरेटिव एआई के माध्यम से। अब एआई डिजाइन किए गए एंटीबायोटिक्स क्या है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके 36 मिलियन से अधिक काल्पनिक यौगिक तैयार किए गए और कंप्यूटेशन के रूप में उनकी जांच की गई। अब शोधकर्ताओं को ऐसे सैद्धांतिक यौगिकों का निर्माण करने और मूल्यांकन करने का अवसर मिला जो जनरेटिव एआई से पहले नहीं मिल पा रहा था। तो एआई का उपयोग करके नई प्रकार की दवा आविष्कार या खोज के रास्ते खुलेंगे। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जैसे अन्य रोगजनकों के इलाज में भी इनका संभावित उपयोग हो सकता है। बेसिकली जनरेटिव एआई का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं? नवीन एंटीबायोटिक्स को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें वो अवसर दे रहा है। तो इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर सुर्खियों में रहे स्थल की बात की जाए तो अल्जीरिया सुर्खी में रहा, और कारण क्या है? भूकंप।
वहां पर 5.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके चलते अल्जीरिया चर्चा में है। यह उत्तरी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। आप मानचित्र में देख पा रहे हैं, इसके उत्तर पूर्व में क्या है, ट्यूनीशिया है। इसके पूर्व में क्या है, लीबिया है। इसके दक्षिण में हमें नाइजर और माली देखने को मिल रहा है। अच्छा, दक्षिण पश्चिम में क्या है, मॉरिटोनिया है। इसके अलावा इसके पश्चिम में इधर हमें क्या देखने को मिल रहा है, पश्चिमी सहारा, और साथ ही पश्चिम में इसके हमें मोरक्को भी देखने को मिलता है। और उत्तर की बात की जाए तो यहाँ पर मेडिटेरियन सी है ना, या हमें भूमध्य सागर की अवस्थिति देखने को मिलती है। तो समुद्री सीमा भूमध्य सागर से, उसके अलावा ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, माली है ना, मॉरिटोनिया, पश्चिमी सहारा और मोरक्को से सीमा साझा कर रहा है अल्जीरिया। अगर इसकी कुछ और विशेषताओं पर और प्रमुखतः भौगोलिक विशेषताओं पर ध्यान दिया जाए तो उत्तर में टेल क्षेत्र, मध्य में इसमें उच्च भूमि है, सहारा एटलस पर्वत है, तथा दक्षिण में सहारा मरुस्थल जैसी जो है हमें अवस्थिति देखने को मिलती है। तो आप देखोगे है ना, यहाँ पर सहारा एटलस, टेल एटलस, यहाँ पर आप देखोगे सहारा डेजर्ट। तो ये भौगोलिक विशेषताएं देखने को मिलती है। भूमध्य सागरीय जलवायु, दक्षिण में रेगिस्तान, ऊपर क्या है, भूमध्य सागर, यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु है। सहारा डेजर्ट, यहाँ पर क्या है, मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु है। टल्मसिन शहर, यह मूरिश आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध है। इसे सिटी ऑफ चेरी के नाम से भी जाना जाता है। मजाब घाटी भी है। तो ये सारी बेसिक्स इंफॉर्मेशन है जो अल्जीरिया के बारे में जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिल्कुल तथ्यात्मक बातें हैं, इन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के संभावित लाभों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीसीआई की हमने बात की थी। ये लकवा और स्ट्रोक के मरीजों में दोबारा चलने फिरने और बोलने की क्षमता लौटाने में मददगार हो सकता है, ऐसी कोई बात हमने की थी। दूसरा कथन है, ये मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए फीडबैक प्रदान कर सकता है। क्या ये हमने देखा था, इस संदर्भ में हमने बात की थी। तो अगर बीसीआई का कंसेप्ट क्लियर है तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे दोगे। दूसरा प्रश्न है, एआरसीज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये सेबी द्वारा रेगुलेटेड है, पहली बार सरफेसी एक्ट से आई, ये केवल सरकारी ऋण को खरीद सकती है, निजी क्षेत्र के ऋण को नहीं, ये प्रतिभूतिकरण में भाग नहीं ले सकती। ये सारे कथन हैं जो हमने पढ़े थे। हमने ये भी देखा था कि इनका रेगुलेशन किनके द्वारा किया जाता है, ये किस प्रकार का ऋण खरीदती हैं, सिक्योरिटाइजेशन करती हैं या नहीं करती। तो सोचना है हमने क्या पढ़ा था। साथ ही हाल ही में माउंट एल्ब्रूस चर्चा में रहा। ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है, हमने पढ़ा था, एंडीज रॉकीज की, नहीं तो किसकी है बताइए। एटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन का मुख्य संचालन बल। जब मैंने आर्टिकल की शुरुआत की थी और मैंने कहा था कि ओशनिक कन्वेयर बेल्ट जिसका हिस्सा है AMOC और उसके प्रेरक बल क्या है उसकी भी हमने बात की थी। हमने भूकंप, घूर्णन, समुद्री हवाएं, इन सब की बात की थी, या हमने किसी और प्रमुख बल के बारे में बात की थी। तो प्रमुख बल क्या है जिससे ये सर्कुलेशन संभव हो पाता है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के संदर्भ में कथन है, बताना है कौन सा सही है। यह रासायनिक रूप से पारंपरिक जेट ईंधन के समान है और इसे पारंपरिक जेट ईंधन के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के उपोत्पादों से प्राप्त होता है। तो ध्यान देना है कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल आखिर क्या था। ऑफ बजट बोरोविंग, विचार करना है, वह आधिकारिक बजट से बाहर से उठाए गए उधारों को संदर्भित करता है। अक्सर सरकारों के नियंत्रण वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से ऐसा होता है। तो मैंने कहा था ऑफ बजट बोरोविंग में कंसेप्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यह चिंता का विषय है क्योंकि इससे पारदर्शिता कम होती है और ऋण का वास्तविक बोझ तो होता है लेकिन वह बोझ छिप जाता है। तो ये थे आज के प्रमुख न्यूज आर्टिकल और उन न्यूज आर्टिकल्स पर आधारित प्रश्न। तो जो ये डॉक्यूमेंट है उसे एक बार अच्छे से पढ़ेंगे और प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो जरूरी जानकारी है उस पर ध्यान देंगे और साथ ही अंत में दिए गए प्रश्नों को भी हल करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज के न्यूज टुडे के अंक को यही विराम देते हैं। धन्यवाद।